हेलो दोस्तों, यार हमने ना आईसर कॉलेज विज़िट किया था और हमने वैसे वहाँ पे इतनी ब्रांचेस नहीं हैं, लेकिन मैं सारी ब्रांचेस कवर करने वाला हूँ। मैंने एक ब्रांच तो कवर कर ली है, वो भी मतलब आधी ही करी है। वैसे देखा जाए तो मेरे अभी तक की जर्नी में मैंने जितने कॉलेज कवर करे हैं भाई, मुझे अभी तक ये वाला जो कॉलेज रिव्यू का पॉडकास्ट है भाई, इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया है भाई। पहली बार कोई बंदा मिला जिसने हर एक चीज़ को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है भाई। मतलब पार्थ बंदे का नाम है भाई, वो बंदे से मैं मिला। मेरे को लगा नहीं था कि भाई ये बंदा इतना ज़्यादा मेरे को डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दे देगा कॉलेज के बारे में। हमने बहुत बातें करी हैं। मेरे ख्याल से जो बच्चा एडमिशन वहाँ लेने जा रहा है उसको तो पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। वो बायोलॉजिकल फील्ड से है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसकी लाइफ की चीज़ें भी बताई हैं कि मतलब एडमिशन लेते समय क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था और क्या चीज़ें ट्राई करनी चाहिए उसके पहले। और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन भाई मज़ा आ गया मेरे को लिटरली इससे बात करके। मतलब बंदा वो मेरे कंपटीशन का है बात करने में। मतलब मैं खुद को सोचता था कि मैं ही हूँ अकेला जो सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन नहीं भाई, वो बंदे ने मेरा कंपटीशन टक्कर का बंदा है भाई। हम लोगों ने खूब, क्योंकि होता क्या है कि भाई मैं और भी कॉलेजेस गया हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं भाई टू द पॉइंट बात करते हैं, 10-15 मिनट 20 मिनट में पूरा ख़त्म कर देते हूँ। बंदे ने भाई अच्छे से एक्सप्लेन किया। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन देखो भाई मज़ा आएगा, तुम एंजॉय कर सकते हो। अब स्पीड बढ़ा के देख लेना थोड़ी, अगर आपको लगे कि ज़्यादा स्लो जा रहा है तो। बाकी भाई ये पहली बार मैं वीडियो किसी भी मतलब कॉलेज रिव्यू को कंप्लीट होने के बीच में डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं क्या करता था पहले कॉलेज में सारे ब्रांचेस कवर करता था फिर वीडियोस डालता था। इस बार क्या है भाई, मुझे काफ़ी डिटेल में लंबी लंबी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या मेरे फ़ोन में इतनी मेमोरी भी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मतलब ठीक है, मतलब बच्चों को मालूम चल जाएगी ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू में है, तो अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सके, क्योंकि एडमिशन्स के टाइम चल रहे हैं और बहुत से बच्चों को अभी जानने की ज़रूरत भी है कि भाई यहाँ पे एडमिशन लें कि नहीं लें। जैसे मैंने IIIT की वीडियो कवर करी थी, तो वो एडमिशन टाइम पे ही अपलोड करी थी, शायद हो गया होगा 2 हफ्ता, तो वो बच्चों को काफ़ी हेल्प किया था। तो मैं कवर कर लूँगा। उम्मीद तो यही है कि भाई एडमिशन के पहले पहले हम सारे ब्रांचेस कवर कर लें। ज़्यादा ब्रांचेस हैं नहीं आईसर में। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं आईसर मेनली रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि प्लेसमेंट पे। जो बच्चे सिर्फ प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है। जो प्लेसमेंट और रिसर्च दोनों में फोकस्ड हैं उनके लिए थोड़ा ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट की आप उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते कि भाई मेरा करोड़ों का या बहुत ज़्यादा लाखों का पैकेज लग जाएगा। हाँ, आपको और आगे ज़िंदगी में हायर स्टडीज़ करनी है या परस्यू करना है PhD वगैरह, तो उसके लिए सही है। प्लेसमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। हमने सब पॉडकास्ट में कवर किया है, तो यार आप इसको पूरा देख सकते हैं। तो ये आगे देखिए। देखो यार भाई, हम लोग आईसर तो पहुंच गए हैं। यहाँ देखो आप पीछे, ये भौरी में है भोपाल में। तो भाई देखते भी अंदर चल के क्या सीन है। भाई आईसर तो बहुत सेक्सी दिखता है भाई। ये देखो भाई, ये देखो एकेडमिक बिल्डिंग 2, एक एकेडमिक बिल्डिंग पीछे भी निकली है। वो भाई लोकेशन तो भाई सेक्सी है भाई, एक नंबर लोकेशन है भाई, सेक्सी है भाई, सेक्सी अपना भाई, सेक्सी जगह भी सेक्सी। बहुत प्यारी जगह है यार आईसर। मैं आई भोपाल में सारे कॉलेज फुद्दू ही हैं भाई, ये तगड़ा है भाई, सेक्सी है यार। तो और भी लोग हैं क्या? और अरे अपन ये सब कैमरे में ही डिस्कस करेंगे। मैं देखूंगा इंपॉर्टेंट चीज़ को क्रॉप करके। अरे नहीं, मैं वैसे बोल रहा था और भी डिपार्टमेंट के लोग आज ही मिलोगे उससे। नहीं, मैं तो रोज़ आ जाऊँगा। मैं रहता हूँ बैरागढ़ में। हाँ, मैं बता रहे थे। मैं कितना आधा घंटा लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है पास में। तो भाई हम लोग आ गए हैं आईसर भोपाल। एक तो साला ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यार, आवाज़ बनाने लगती है। हेलो यार, हम लोग आ गए हैं आईसर भोपाल और ये हमारे दोस्त हैं, इनको मैंने लिंक्डइन से ढूंढा था। और अपना नाम और ब्रांच बताना है। मैं पार्थ चड्ढा हूँ, बायोलॉजिकल साइंसेज ब्रांच से। अभी 4th ईयर चल रहा है मेरा बैचलर्स का। तो आप यहाँ के मतलब मैथ्स के वो भी हो, इंचार्ज क्या कहते हैं उसे? हाँ, मैं मेस इधर यानी टोटल 6 मेस हैं, तो उसमें मेस 5 हम लोग के बैच का साइन है। तो यानी इधर ऐसे इलेक्शन सॉर्ट ऑफ होता है,
तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो आप वोटिंग से बने हुए हैं? मैं यानी आई वॉज नॉमिनेटेड, मैं उसमें इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ था, बट जो लोग वोटिंग से बने थे उन लोगों ने मेरे को नॉमिनेट किया था क्योंकि मेंबर्स कम थे। तो हाँ, यानी बोल सकते हैं मैनेजमेंट भी अच्छा था, लोगों को पसंद है कि हाँ यार ये बंदा संभाल लेगा। इसलिए तो अभी के लिए हाँ, आई एम मेस रिप्रेजेंटेटिव, मेस 5 टोटल इधर 6 में से। तो आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था यहाँ आने के लिए? इधर मैंने IAT करके होता है, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, वो दिया था। बाकी पहले KVPY भी होता था बट अब वो बंद हो गया। अभी 2 ही है, एक IAT आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो या फिर JEE एडवांस। JEE एडवांस से भी हो जाता है? JEE एडवांस से भी होता है। तो ये 2 हैं चैनल जिसके थ्रू आप आ सकते हो। तो अगर मैंने JEE मेंस दिया तो मुझे वही ब्रांच मिलेंगी जो मेरे को IIT से मिलेंगी? हाँ, मिल जाएगी, बट मेंस नहीं, एडवांस। मेंस का स्कोर नहीं लोग लेते हैं, लोग सिर्फ एडवांस का। अच्छा, एडवांस कर लेते हैं। तो यार जब कोई बंदा अगर एडवांस क्रैक कर रहा है तो फिर वो IIT जाएगा ना, यहाँ क्यों आएगा? उसको IIT नहीं मिल रहा है इसलिए। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। हाँ, होता है कुछ कुछ, मतलब कितने स्कोर पे दे देते हैं, कुछ आइडिया है क्या? यानी अब मेरा एक जो फ्रेंड है वो इधर आया है, उसको IIT शायद जम्मू या कोई मिल रहा था, तो वो उधर नहीं गया, वो इधर आया, उसकी कुछ 5 या 6,000 रैंक थी। तो मेरे ख्याल से ऐसी रैंक्स पे मिल जाता है। जम्मू का यार थोड़ा सा टैबू टाइप है कि यार वहाँ पे थोड़ा रिस्की माहौल है। हाँ, तो वही वो इसलिए अभी अब जैसे अभी तो फिर भी ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं 4th ईयर में मेरा स्टार्ट हो रहा था, आज से 3 साल पहले की। तो आज से 3 साल पहले वो IIT जम्मू छोड़ के आया था कि भाई, छोड़ के आया था मतलब एडमिशन मिल गया था। अच्छा, कि भाई उसको मिल गया था, काउंसलिंग में जाना नहीं था, काउंसलिंग में मिल गया था उसको IIT जम्मू। लेकिन वही है क्योंकि उसने बातचीत भी की लोगों से, हाँ। तो उसको सही नहीं लगा जाना। नहीं, क्योंकि मैं भी मंडी में हूँ ना, पास में, तो मैंने IIT जम्मू के बच्चों से वैसे बातचीत भी करी है, फेस्ट भी होता है तो वहाँ के बच्चे आते हैं, तो वो बताते हैं यार कि ऐसे होता तो नहीं है लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। जैसे कभी कभार एक बार वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था तो वहाँ के बच्चों को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, सिक्योरिटी बढ़ गई थी, कुछ फायरिंग वगैरह हो गई थी उस साइड, मतलब उसी एरिया में, कॉलेज के पास नहीं हुआ था। तो मतलब मैंने कहा रिस्क तो है, तो लेकिन मेरा फिर भी मन तो था क्योंकि मैं नहीं डरता, मरना हो मर जाएंगे भाई। लेकिन पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, कहते नहीं तू नहीं जाएगा, जहाँ है वहीं रहे। मैंने कहा ठीक है। वही है कि वही फिर हैं ऐसे और भी लोग हैं जो JEE एडवांस से काफ़ी लोग आते हैं। नहीं, शायद हमारे बैच में 20 एक लोग हैं जो एडवांस चैनल से आए थे, बाकी टोटल तो काफ़ी लोग हैं हमारे बैच में। KVPY से भी आते हैं क्योंकि हमारे टाइम पे KVPY भी होता था। हाँ। तो KVPY तो बंद हो गया, तो और मेनली जो है लोगों आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट से आते हैं। तो जैसे कि तुम्हारी ब्रांच इंजीनियरिंग वाली है या अलग से ये वाली? नहीं, मेरी बायोलॉजिकल साइंसेस ब्रांच है। एक इधर डिफरेंट ब्रांचेज है, एक इंजीनियरिंग साइंसेस की है, एक इकोनॉमिक्स की है। ये 2 जो है सिर्फ आईसर भोपाल में, और कोई आईसर में नहीं है। और फिर मेरी है बायोलॉजिकल साइंसेस, एक केमिस्ट्री की है ब्रांच, एक फिजिक्स की है ब्रांच। ये इसके अंदर है इंजीनियरिंग में? नहीं, ये सब डिफरेंट है। हाँ, ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेज। एक इंजीनियरिंग हो गई, एक इकोनॉमिक्स है, एक बायो है, हाँ। एक केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स है, एक अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस है, एक ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है। तो ये सब जो है यहाँ पे ब्रांचेज। ये तुम्हारी बायोलॉजी से रिलेटेड है? हाँ, यानी ये इंडिपेंडेंट सारी की सारी ब्रांचेज हैं जो इधर जितने भी कोर्सेज ऑफर होते हैं वो सारे कोर्सेज होते हैं, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं। तुम्हारा बायो वाला है? मेरा बायो। इन सब में से मेरा बायो। तो इनके अंदर भी डिवीजन है क्या थोड़े, या फिर यही है डायरेक्ट? जैसे अब कुछ में है, कुछ में नहीं है। अब जैसे इंजीनियरिंग है, पता ही है कि उसमें केमिकल रहता है, इलेक्ट्रिकल रहता है, डेटा साइंस है। तो इधर मोस्टली लोग डेटा साइंस और ECS करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस रहता है, उस पर फोकस करते हैं। क्योंकि प्लेसमेंट मेरे ख्याल से अभी उसी में ही चल रहा है। बाकी में तो केमिकल में तो शायद पता है, नहीं बाकी केमिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, ये सब भी है, बट लोग प्रेफर उन्हीं को करते हैं। तो जिनमें यानी मेन जो है, जो ऐसे ब्रांच में अगर कुछ डिविजन्स हैं तो इंजीनियरिंग में ही है, बाकी सब जो है ब्रांचेस ही हैं बस। जैसे बायो में हूँ मैं, तो बायो में कोई ऐसा डिवीजन नहीं है, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। जैसे नॉर्मली ऐसे सुना होगा कि जहाँ पे दूसरी जगह पे, अब वैसे तो हमारे डिग्री का नाम BSMS है, बट अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो नॉर्मल लोगों को BSMS नहीं समझ आता, तो मैं उनको BSc बोलता हूँ कि भाई BSc है। क्योंकि BSMS ऐसा है कि ये पैटर्न जो है इंडिया में नया है, ये एक्चुअली बाहर से फॉरेन कंट्री से नहीं लिया है। इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं ना? हाँ, जैसे BSMS इंटीग्रेटेड, बट जैसे अब बाहर का भी जो इंडिया में जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो 4 ईयर्स का रहता है। हाँ, है ना। हमारा जो इंटीग्रेटेड है इट्स स्टिल 5 ईयर्स कोर्स। तो ये पैटर्न जो है ये बाहर से उठाया है, फॉरेन कंट्रीज़ का पैटर्न है BSMS। तो डिग्री भी जो है वो BSMS, इसलिए BSc और MSc नहीं है, इट्स डिफरेंट। तो बट ये है कि अब जैसे कोई भी BSc सुना होगा, या मैं अपने बायो का ही बताऊँ, बाकी का तो मेरे को इतना आइडिया नहीं। तो हमेशा ऐसा रहता है कि
ये बंदा जो है ही और शी इज़ BSc इन zoology या BSc इन botany या BSc इन और भी जितने भी रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमें BS मिलेगा। हम लोग सब पढ़ते हैं, हम लोग zoology भी पढ़ते हैं, हम लोग botany भी पढ़ते हैं, हम लोग एनिमल, प्लांट्स, ईस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, हमें सब कुछ पढ़ाते हैं। पूरा ही कवर्ड है वो। हमारा कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें पूरा कवर रहता है, तो हमें कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं होता कि भाई हम लोग zoology लास्ट ईयर तक भी। लास्ट ईयर तक जैसे अभी भी है, मेरे पास फिजिकल बायोलॉजी का भी एक कोर्स है, मेरे पास इकोलॉजी का भी एक कोर्स है सेमेस्टर, फिर मेरे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी जेनेटिक्स का भी एक कोर्स है इस साल। पिछले साल मैंने प्लांट फिजियोलॉजी का कोर्स किया और उसके साथ साथ मैंने एनिमल फिजियोलॉजी का भी कोर्स। तो अपन चूज़ कर सकते हैं हर ईयर अपना सब्जेक्ट या फिर अपना मेनली ऐसा रहता है कि 3 कोर कोर्सेज रहते हैं जो कॉलेज ने आपको बोले कि ये आपके कोर हैं, करने ये आप चूज़ नहीं कर सकते, ये आपको कंपलसरी है। बाकी 2 इलेक्टिव्स, टोटल 3 इलेक्टिव्स रहते हैं। 2 जो है वो डिपार्टमेंट के इलेक्टिव्स रहते हैं। डिपार्टमेंट यानी अब मेरे बायोलॉजिकल साइंसेज से मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं, जैसे 4-5 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको चूज़ टू अकॉर्डिंग टू माई लाइकिंग, या जैसा भी मेरे को लगे कि हाँ भाई मेरे को आगे इसमें काम करना है या ये मेरे काम का है। या कुछ लोग ऐसे भी चूज़ करते हैं कि भाई ये प्रोफेसर अच्छा है, ग्रेड्स अच्छे देता है, अकॉर्डिंग टू वॉट यू थिंक इज़ फाइन फॉर यू। बच्चे डिपेंड करता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग इलेक्टिव्स लेते हैं। ये हो गए 2 डिपार्टमेंट के इलेक्टिव्स। एक रहता है ओपन इलेक्टिव जो आप कोई भी डिपार्टमेंट से दे सकते हो। कोई दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग किसी का कोई भी डिपार्टमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, जो अच्छा जो लगे, तुम्हें पूरे कॉलेज में जो तुम्हें कोर्स अच्छा लग रहा है वो तुम ले सकते हो। तो ये 3 रहता है कि ऐसे तो टोटल फिर बन जाता है 6 कोर्सेज का एक सेमेस्टर बन जाता है। मोटा मोटा एवरी सेमेस्टर में हमें 6 कोर्सेज का रहता है। क्रेडिट सिस्टम है हमारे में, तो ऐसे कुछ रहता है कि 23 क्रेडिट्स जो रहता है वो मिनिमम ऐसे कवर करना हर सेमेस्टर में। मैक्सिमम जो है फिर अपन 32 तक जा सकते हैं अगर बच्चा चाहे तो। अगर चाहे तो। उसमें भी ऐसा है कि कुछ लोग अब जैसे ने प्रोविज़न दे रखा है कि भाई लोगों को पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो होते हैं कुछ लोग तो जिन लोगों का 8 के ऊपर CPI चल रहा है, तो अगर 8 के ऊपर CPI है तो यू कैन टेक अ ओवरलोड कोर्स। अच्छा, वो उस 6 में एक कोर्स और ऐड कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो LCGPA। ये उनका ऐसा मानना है कि अगर भाई तुम्हारा 8 से नीचे है तो फिर तो तुम्हारे बस में अभी तुमसे 6 ही नहीं संभाल रहे तो तुम एक और क्या संभाल रहे हो। सही बात है। तो उनका ऐसा है कि अगर तुम 8 से ऊपर हो तो तुम एक ओवरलोड लेना तो ले सकते हो, अगर 9 से ऊपर हो तो तुम 2 ओवरलोड कोर्सेज ले सकते हो। हालांकि कोई लेता नहीं है, कोई नहीं लेता, 6 ही नहीं संभालते, 6 ही मुश्किल से संभाल रहे हैं लोगों से, तो बहुत रेयर होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चा है भाई, मैंने अभी तक एक बच्चा देखा है, उसने भी एक ओवरलोड लिया था और उसका हो गया था, उसने उसके बाद नहीं लिया। वो पढ़ने में वो मतलब पैदाइशी अच्छा है यार, उसको पढ़ने में नहीं हुआ ओवरलोड तो भाई वो छोड़ दिया। नहीं वो कोई सेंस नहीं बनता। भाई कोई है भाई एकदम पैशनेट कि भाई दिन भर रात भर बस पढ़ना ही पढ़ना, तो उसका एक अलग सीन है। और यूजुअली ठीक है, प्रोविज़न है कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, बट लेता नहीं है। ऐसी कोई स्कीम वगैरह चलती है गवर्नमेंट की जिसमें बच्चे की फ़ीस वगैरह कुछ माफ़ हो जाए या फिर ऐसा कुछ? फीस वगैरह माफ़ कर दो, इधर ऐसा कुछ स्कीम नहीं है। तो या फिर स्कॉलरशिप मेन जो है वो उसी कैटेगरी बेसिस पे है। जनरल वालों की पूरी फीस लगती है, हाँ। OBC की भी पूरी लगती है, बट जो SC/ST है उनकी ट्यूशन फीस नहीं लगती। अच्छा हाँ, ये तो मेरे को ये तो सारे इंस्टीट्यूट में ये शायद सारे इंस्टीट्यूट में है, बस यही है। बाकी तो हाँ, जिनकी स्कॉलरशिप वगैरह उनको स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे इंस्पायर स्कॉलरशिप सुना होगा तो। नहीं मैंने यहाँ का तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं, थोड़ा डिटेल में यहाँ का नहीं है। इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है वो आई गेस ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया ही है, तो वो शायद 12,000 रुपीज़ पर मंथ उनको ऐसे मिलते हैं। वो लोग क्लास 12 टॉपर्स वगैरह जो रहते हैं हर कॉलेज के लोग को मिलता है, ऐसा समथिंग रहता है जितना मेरे को आइडिया है। तो जैसे हमारे कॉलेज के जो शायद हमारे बैच के जो शायद 10 लोग जो हैं जो टॉप पर हैं, लाइक जिनके जो 12th क्लास में हाईएस्ट कोर्स है, टॉप 10 लोग, उन लोग को इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट अप्लाई करने पे मिल जाती है? हाँ, उसके लिए कुछ स्पेशल एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना? एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं है, नहीं वो अप्लाई करेंगे, कॉलेज के थ्रू अप्लाई होता है वो, और फिर उनको स्कॉलरशिप 12,000 पर महीने नोटिस कॉलेज ही देता है ना कि मतलब ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसको। हाँ, तो ये रहता है। तो उन लोगों को, कुछ लोग को मिलता है, 10-12 लोगों को हर बैच से ऐसा रहता है। तो वो लोग वही 12th के मार्क्स के बेसिस पे रहता है, परसेंटेज के। बाकी ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रही हो? या नहीं, अभी के लिए नहीं है। पहले होता था लेकिन अब कोविड के बाद से। जैसे गेट है, गेट का तो मालूम ही तुम्हें? हाँ, गेट पर मंथ देते हैं वो। इधर नहीं है, इधर अभी ऐसा कुछ। PhD में मिलता है। PhD में कितना मिल जाता है? PhD में 40,000 कट पिट के जितना। तो वो कौन से एग्जाम से आते हैं यहाँ पर? PhD में मेनली
जो है यानी अलग अलग होते हैं एग्ज़ाम, बट मेन जो बड़ा एग्ज़ाम है नेट रहता है, CSIR नेट करके रहता है। तो मेनली JRF जो है वही उसी की बात कर रहे हो क्या? JRF इज़ फॉर मास्टर्स, यानी JRF इज़ बेसिकली जूनियर रिसर्च होल्डर, हाँ। मास्टर्स नहीं है वो एक अलग चीज़ है। PhD यानी आप ऐसे उसमें ऐसा रहता है जूनियर रिसर्च फेलो, देन सीनियर रिसर्च फेलो, हाँ। फिर आप PhD के लिए कर सकते हो, वो एक थोड़ा अलग हो जाता है। बट नेट वगैरह एक अलग चैनल है जिससे आप सीधे PhD में ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पे आ सकते हैं वहाँ। हाँ, यानी वो JRF वगैरह से जो है आते हैं, IPSD वगैरह जो है ना, ये लोग वही पेपर दे के आते हैं जो IPSD यानी इंटीग्रेटेड PhD, वो लोग हाँ। मास्टर्स प्लस PhD कर रहे हैं यानी दे। तो वो भी नेट से आ सकते हैं वो? हाँ, वो लोग नहीं, मास्टर्स के लिए अगर आपको आना है तो आपको JRF से आना है, नेट से सिर्फ PhD में आ सकता है। अच्छा, अगर आपने मास्टर आपको यानी लैडर ना बैचलर्स का आपको मास्टर्स करने तभी आप PhD ज्वाइन कर पाओगे। हाँ। तो अगर आपके पास मास्टर्स ही नहीं है तो आप PhD नहीं ज्वाइन कर सकते। बस ये एडवांटेज गेट में ही मिलता है डायरेक्ट PhD का, यानी वही- बैचलर के बाद डायरेक्ट PhD वो सिर्फ गेट में ही है। मेरे को आइडिया नहीं अगर ऐसा होता है तो। नहीं, ऐसा गेट होता में है। अगर बैचलर्स के सीधे PhD मेरे को आइडिया नहीं होता है। अच्छा, मेरे को इतना नहीं, मैंने अप्लाई किया था, मेरा हुआ नहीं, बात अलग है। अच्छा। लेकिन होता है उसमें ऑप्शन अच्छा। रहता है कि आप डायरेक्ट PhD में जा सकते हो। अच्छा, मेरे को आइडिया नहीं इधर इतना, इधर तो हम लोग का तो मास्टर्स इंटीग्रेटेड ही है, तो हम लोग तो कंप्लीट कर ही लेंगे, मोस्टली लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सीधे वही है, कुछ लोग बाहर जाएंगे, मोस्टली बाहर ही जाते हैं आउट ऑफ PhD करना। PhD करना। बाकी नेट वेट देना रहता है, क्योंकि क्या है कि अगर आप वापस इंडिया प्लान कर रहे हो आने का, एंड मोस्टली आप प्रोफेसरशिप में अगर प्लान कर रहे हो कि भाई आपको कोई इंस्टीट्यूट जाना है और यू वांट टू बिकम प्रोफेसर होता है, तो आपको नेट का स्कोर लगता है, यू शुड बी नेट क्वालिफाइड, CSIR नेट जो मैंने होता है। तो अगर वो आपके पास है नहीं वो स्कोर, तो आपको फिर आके पेपर देना पड़ेगा। उससे बेटर ये सब लोग समझते हैं कि भाई हाथ के हाथ, क्योंकि अभी जैसे हमने जॉब पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा हमारा जैसे कोर्स वर्क है वही नेट का भी सिलेबस रहता है, सेम ही सिलेबस। ऑलमोस्ट। लेकिन अगर तुम्हें भी PhD करनी हो यहीं से तो तुम्हें भी नेट देना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। जैसे देखा जाए IIT में हम क्या करते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं तो प्रोफेसर्स हमको कन्विंस करते हैं कि तुम PhD भी कर लो। अगर कोई बच्चा हाँ कर देता है तो वो उसी में ही इंटीग्रेटेड में ऐड हो जाता है, वो फिर तुम्हें अलग से कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं लगती। ये बढ़िया क्योंकि मुझे बहुत किया था, मैं माना नहीं, बात अलग है। अच्छा। लेकिन ऐसा होता है, तो वहाँ पे अलग से हो एग्जाम सकता है देने यहाँ हो, बट मैंने अभी ऐसे एनकाउंटर नहीं किया। मेरे को इस बारे में पूछना पड़ेगा, किसी प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी। प्रोफेसर से एक आध बात थोड़ा घुमा के बात कर रहे हैं कि जैसे कि सर मेरा PhD का थोड़ा मन है, तो सर क्या लाइन है थोड़ी उसकी। अब वो हैं यानी प्रोफेसर हैं यहाँ पे, चिल हैं काफ़ी, उनसे बात करो बता देंगे, सीधे सीधे पूछो तो वो बता देंगे। यानी कभी यानी ऐसा सुना नहीं मैंने किधर ऐसा होता है, बट हाँ एक बार कंफर्म करने का हो सकता है होता हो। बट मेनली यही है कि नेट से आता है, फिर नेट से जो लोग आते हैं उन लोग का इंटरव्यू होता है, उन लोग अप्लाई करते हैं कॉलेज में, और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट होता है, DBT होता है, नीट के थ्रू भी जाते हैं काफ़ी लोग। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। DBT वाले जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी जो है उन्हीं वालों में जा सकते हैं। तो ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आप अप्लाई करोगे डिफरेंट कॉलेजेस में, देन दे कॉल यू एंड टेक योर इंटरव्यू। सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं होता, इंटरव्यू भी निकालना एग्ज़ाम दे दिया और बस हो गया। एग्ज़ाम दे के फिर इंटरव्यू होता है कि भाई वो लोग देखते हैं कि भाई आता भी है उस पर बस रट के, जो भी है इंटरव्यू लोग लेते हैं। वो तो तो प्रोफेसर से है। इंटरव्यू लेंगे, हाँ। फिर अगर उन्हें सही लगता है तो दे विल टेक यू एज अ PhD अंडर देम। फिर बस फिर PhD करो, 6 साल तो लग रहे हैं। तो 6 साल मतलब एवरेज अपन 6 ही लेके चल हाँ, 6 ही मान के चलो, इतना तो 5-6 साल तो लगे। यानी अगर तुम्हारा PI अच्छा है तो 5 मान लो, हाँ, PI ऐसा जो है। इतना अच्छा नहीं है तो 6 साल मान लो। क्योंकि मेनली मैंने देखा है ना, बहुत से लोग, ये बहुत हिडन चीज़ है कि सबको नहीं मालूम, लोग PhD करते हैं इसलिए क्योंकि इसमें स्टाइपेंड मिलती है। सही में नहीं, मैंने देखा है, क्योंकि हो क्या रहा है, लोगों की जॉब नहीं लग रही है। हाँ। क्योंकि मैंने भी मतलब पहले जॉब के लिए बहुत ट्राई किया था, और मैं देख रहा हूँ कि 10,000 20,000 की जॉब के लिए भी बहुत खतरनाक भीड़ है और मिल नहीं रही है। और जब आप PhD करते हो उसमें स्टाइपेंड आपकी जो 40,000 50,000 मिलती है, तो भाई बच्चा सोचता है कि यार कि ठीक है मिल रहा है ना, आधा पैसा घर पे भेज देता है, आधा खुद के खर्चे के लिए रखता है और फिर PhD कर रहा है। अगर PhD हो गई तो वेल एंड गुड है, नहीं हुई तो वो घसीट के इन दी एंड 7 या 8 साल में जो गाइड होता है वो भी कहता है ठीक है लेता है यार PhD का डिग्री। हाँ, ये भी है, हो सकता है ऐसे इसलिए भी करते होंगे कुछ लोग। नहीं, मेरा क्या हॉस्टल PhD वालों के साथ था ना, तो मतलब उसके अंदर PhD वाले पता है बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी शादी हुई है, जिनके बच्चे हुए हैं, जैसे रात में कभी हम पार्टी वार्टी कर हाँ, रहे हैं। होते हैं ऐसे हैं इधर भी कुछ लोग, बहुत नहीं है कुछ हाँ। लोग हैं इधर। मैं जितने भी अभी तक PhD वालों से इंटरेक्ट किया और मिला वो लोग तो ऐसे है कि हमें करना था इसलिए आए हैं। मैं नहीं, ये चीज़ पहली बार सुन रहा हूँ कि अच्छा ऐसा भी होता है। ऐसा होता है क्योंकि मैंने इधर इतना ऐसा कल्चर अभी देखा नहीं है।
इधर यानी मोस्टली यंग लोग ही हैं, जैसे मास्टर्स करी और 1 आध साल जितना उनको लगा नेट निकालने में निकाल के आ गए। नहीं, मजबूर आजकल बच्चे बहुत है, क्योंकि मेरा जो खुद का रूममेट था ना वो मास्टर्स का था, लेकिन मुझसे 10 साल बड़ा था वो। अच्छा। मतलब मैं बहुत छोटा था जब मैं IIT में था, मैं 21 साल का था। मेरा रूममेट 31 ईयर्स का था। उसका वो इंटर एडमिशन था तो उसका 2nd सेमेस्टर चल रहा था, मेरा 1st सेमेस्टर चल रहा था, और उसने लाइफ में कुछ भी नहीं किया था। मैंने पूछा भाई मतलब इतना लाइट कैसे हो गया? कहता मैं UPSC की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा भाई तो मैं 6 साल छोड़ दिया अपने भाई। फिर बुरा भी लगता है, फिर सोचते हैं यार क्या करा आदमी, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं। उसने मेरी बहुत वाट लगाई है वहाँ पे, वो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, मैं बहुत खतरनाक वाट लगाई थी मेरी। तो अपन क्या अभी कैंपस भी कवर करेंगे पूरा, और मैथ्स वगैरह भी पूरी कवर कर लेंगे, कैंपस टूर देंगे पूरा। और दूसरे जो आइसर है उनमें सिर्फ PCM ब्रांच होती है ना, और कोई दूसरी ब्रांच नहीं? हाँ, मेनली PCM अर्थ एनवायरमेंटल साइंस भी होती है और ह्यूमैनिटीज़ वगैरह भी रहता है, लेकिन ये वाली जो है इंजीनियरिंग एंड इको, दिस इज़ अभी न्यू सिर्फ आइसर भोपाल में और किसी में नहीं। इको और इंजीनियरिंग? इको एंड इंजीनियरिंग। इसे देखा जाए तो अच्छा, ये मतलब कितना साल हो गया इस ब्रांच पर? ज़्यादा नहीं हुआ, आई गेस 3-4 साल या 5 साल। तो अभी एक भी बैच पास आउट हुआ है कि एक भी बैच? हाँ हो गया, पास आउट हो गया। तो प्लेसमेंट का कुछ आइडिया उनका? ऐसा मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत, यानी मिली है 2-3 लोगों को मिला है, बट उनने भी छोड़ के दे वेंट टू IIM में, उनको अच्छे प्लेसमेंट्स मिले कुछ लोगों को, 3-4 लोगों को, नॉट तो मतलब कितनी सीट्स कितनी थी, कुछ आइडिया? नहीं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मैं जैसे कि बहुत 100 ज़्यादा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला मिला बता पाएगा, है मेरे दोस्त लोग हैं उनसे मैं मिला दूँगा, वो बता पाएंगे। अपन क्या हर ब्रांच को कवर कर लेंगे इस वीडियो में, तो अपन बायोलॉजिकल साइंस कवर करते हैं। तो भाई तो ये बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था पहला, जब तुम पहली बार आइसर के अंदर एंट्री मारी थी? तुम तो भोपाल गई हो ना? हाँ, मैं भोपाल। हाँ, फिर अब वो भोपाल का तो ये सीन था कि अब अपन भोपाल में है, मम्मी पापा ने बोला कि भाई अब उसमें प्रेफरेंस भरनी होती है। हाँ। तो अपन 7 में से प्रेफरेंस भरनी थी। पुणे जो है उस समय पे जब हम भर रहे थे टॉप पे होता था कि भाई पुणे जो है सबसे अच्छा है इनके रैंकिंग वाइज जो चलता है। हाँ। कितने आइसर है? 7 है ना? 7 है। तो टॉप पे पुणे रहता था। हाँ, ऐसा रैंकिंग याद है तुम्हें अभी कौन सा काम? अभी शायद कोलकाता ऊपर चल रहा है, फिर शायद भोपाल है, देन मोहाली है, ऐसी यानी भोपाल 2nd-3rd नंबर के बीच में। हाँ, ऐसे ही रहता है। भोपाल, मोहाली, कोलकाता एंड पुणे ये अच्छे माने जाते हैं। बाकी जो है वो रिलेटिवली न्यू सही बात है, न्यू तो थोड़ा क्या रैंकिंग कम ही रहता है। हाँ, तो बाकी बहरामपुर में है, तिरुपति में है, एक शायद तिरुवनंतपुरम में, तो ये टोटल 7। ये अभी खुले ना? ये हाँ, बहरामपुर थोड़ा और पुराना है, तिरुपति शायद सबसे नया है। सबसे नया है, अभी लेटेस्ट ही बना। लेटेस्ट तिरुपति है, तिरुवनंतपुरम, यानी साउथ में है 2 हैं, उनमें से एक जो है वो सबसे नया है। तो ये जो है अपने पुणे हो गया, पुणे सबसे पुराना है। तुमने पुणे फर्स्ट पे भरा था उसमें? नहीं भरा वो, क्योंकि भोपाल में है, मम्मी पापा की नहीं। अच्छा, उन्होंने बोला घर के पास है, भोपाल में रहोगे। हाँ। तो भोपाल भरा, 2nd-3rd राउंड में भोपाल मिल गया, ऑटोलॉक हो गया, तो आगे भोपाल। अच्छा, टोटल राउंड कितने होते हैं? 3 होते हैं नहीं, राउंड इनके अलग अलग काउंसलिंग में अलग अलग होते हैं। हमारे टाइम पे कोविड चल रहा था, तो उस टाइम पे शायद 7 राउंड हुए थे 2020 के आसपास में। 21 मान लो, 21 बैच में, तो 7 हुए थे उस टाइम पे राउंड। पिछले बार शायद ऐसे ही हुए थे। तो काउंसलिंग कितनी होती है वैसे? यानी वही है, काउंसलिंग जो है वही है, काउंसलिंग के ही 7-8 राउंड होते हैं कि भाई कुछ लोग क्या, जैसे अपन यानी जेन्युइनली बताऊँ तो मोस्टली सब लोगों का सेकंड ऑप्शन रहता है कि भाई लोग IIT एडवांस वगैरह देंगे, फिर लोग नीट देंगे। तो लोग का ऐसा रहता है कि चलो भाई ये तो दे ही रहे हैं, एज अ बैकअप आइसर का भी टेस्ट दे देते हैं, IIT भी दे देते हैं, तो हो जाता है। बट फिर वही है, काउंसलिंग में मिल भी, अब काउंसलिंग दिया है एज अ बैकअप तो काउंसलिंग भी भरोगे, तो काउंसलिंग में मिल भी गया। बट फिर आया नीट का रिजल्ट आया, नीट की काउंसलिंग हुई, एडवांस की काउंसलिंग हुई, उसमें भाई तुम्हें IIT मिल गया। तुम्हारा PCMB था तो? नहीं, मेरा PCB था। PCB था? हाँ, मैं नीट वाला। तो तुमने एडवांस कैसे दिया फिर? मैंने एडवांस नहीं दिया, मैं IIT से आया हूँ, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, मैंने एडवांस नहीं दिया। हालांकि IAT जो होता है आइसर एप्टीट्यूड, उसमें मैथ्स भी आता है। अच्छा, वो लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी के लिए वैसा नहीं है कि आपकी मैथ्स कंपलसरी हो? नहीं, कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको वो सेक्शन छोड़ना है तो पूरा सेक्शन छोड़ना? अच्छा, मैं पूरा सेक्शन छोड़ा है। अच्छा। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट जो था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी 4 आता है। इधर मोस्टली यानी आई वाज सरप्राइज, क्योंकि अपने भोपाल वगैरह में, इवन अपने MP में यानी वी फाइंड कि भाई दिस इज़ नॉट कॉमन कि लोग मैथ्स और बायो दोनों ले रहे हैं। नहीं, ये कॉमन बिल्कुल नहीं है। कॉमन नहीं है बिल्कुल। मध्य प्रदेश में तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है। बट मैं जब यहाँ आया तो मैं नहीं, इधर तो बहुत साउथ के बहुत हैं, महाराष्ट्र के बहुत हैं, उड़ीसा, बंगाल के बहुत हैं,
यानी टू माई सरप्राइज ऑलमोस्ट 95% ऑफ देम हैड ऑप्शनल में या तो बायो या तो मैथ्स। भाई ये दोनों साथ में मैनेज करना भाई मेरे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत हार्ड है। सबसे पहली चीज़ तो ये पूछे कि भाई तुम दोनों पढ़ लेते थे? बोलते नहीं अल्लाह फिर लिया क्यों था? बोलते भाई ले लिया बस। अल्लाह भाई ठीक। मेरे भी जो महाराष्ट्र के दोस्त है ना सब ने PCM भी है। अल्लाह भाई इतना कॉमन होता है वहाँ पे, यानी जिनका कॉमन प्रैक्टिस परसेंटेज देखा मैंने उनका तो वो मतलब ठीक ठाक ही बन गया था उनका। और यार क्या रहता है कि भाई अपन इधर हम लोग प्रेफर करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन वगैरह ले इसमें परसेंटेज बढ़ता है कैसे सब्जेक्ट लो, नहीं तो मैथ्स वैच वाले तो वो लोग कैसे रहते हैं, नहीं भाई कंप्यूटर साइंस लेंगे। हाँ, जिनको थोड़ा सा चस्का सा रहता है कंप्यूटर सीरियस लेते हैं। भाई मैंने तो पी लिया था भाई, मैं भी पी लेता, लेकिन MP बोर्ड ले लिया था मैंने 12th में क्योंकि मेरे को वो करना था, घर पे बैठ के डमी स्कूल लेना था। 75% वाला सिस्टम है ना उसके अंदर, अगर आपकी 12th में आती है MP बोर्ड में तो शायद कुछ स्कॉलरशिप वगैरह 85 है मेरी मिली थी मेरे को 25,000 वन टाइम। अब क्यों नहीं मिल रही है? 25,000 मिलता है वन टाइम, ये है वो स्कॉलरशिप एक साल का। एक हाँ नहीं बस एक बार मिलेगा, वन टाइम है वो, वन टाइम 25,000 बस खत्म। अब ये बहुत कम है यार, बस मतलब महीने भर में उड़ जाएंगे वो भी। अब हम तो छोटे हुआ करते थे यार, कितना 12वीं में 17-18 साल के होते थे, तो कहाँ है हमारे पास था नहीं, घर वालों के नहीं यार पता नहीं क्यों। मैं अभी IIIT भोपाल गया था, उसमें से मेरे को 2 बच्चे मिले थे जो स्कीम से एडमिशन हुआ था। मतलब एग्जाम तो उन्होंने भी सेम दिया था JEE मेंस, लेकिन उनका कुछ MKVP समथिंग कुछ करके MPKY हाँ MPKY में तो कह रहे थे कि उनकी पूरी फीस वो क्या कहते हैं MP गवर्नमेंट। ये लोग जो है वो शायद उनका EWS में ऐसा कुछ होगा। नहीं जनरल वाले हैं दोनों। अच्छा वो मुझसे उन्होंने मुझे इसलिए बोला था कि ये सबको पता ना इस स्कीम के बारे में, क्योंकि स्कीम बिल्कुल आइडिया नहीं है स्कीम, लेकिन उस स्कीम में ऐसा है कि अगर तुम्हारे 70 MP बोर्ड है तो 75, CBSE है तो 85% के अब हैं अगर आपके, तो उस स्कीम में आप एनरोल करो, आपको अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी रहेगी और फिर 1 साल बाद वो फ़ीस रिफंड हो जाएगी आपको। तो वो उनका सेकंड ईयर चल रहा था, तो फर्स्ट ईयर की तो उन्हें रिफंड हो गई थी उनकी, कुछ 2 लाख समथिंग कुछ थी, तो वो पूरी। अरे बढ़िया यार, पता ही नहीं था, अभी पता चली, वरना पहले एनरोल कर देते क्योंकि अपनी तो है 87। मैं उनसे ना वापस पूछने की कोशिश करूँगा कि बीच में एनरोल कर सकते हैं। हाँ क्योंकि नहीं है इतनी अवेयरनेस नहीं, मेरे को भी कोई पता नहीं। मैं क्या MP बोर्ड 1 साल लिया, वो भी डमी स्कूल, बताएगा भी घर पे जब, तो इसलिए लिया था कि भाई पढ़ाई करनी है, नीट के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए डमी लिया था। ठीक है, हो गया, वो निकला। तो मोस्टली नहीं, मैं ये कह रहा था कि मोस्टली लोगों का सेकंड ऑप्शन रहता है, तो इसलिए काउंसलिंग के राउंड नंबर ऑफ राउंड्स क्योंकि मिला, जैसे मेरे को मिल गया, सीट मिल गई इधर, लेकिन मेरे को बीच में कोई कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट, तो मैं सीट छोड़ दी, वो सीट खाली हो जाती है, इसलिए नंबर ऑफ राउंड ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मतलब स्पॉट राउंड भी ऐड हो जाते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। स्पॉट राउंड वगैरह तो नहीं होता था, बट हाँ ये ऑनलाइन ही होता जितना भी था, बट भाई ये थोड़ा 7-8 राउंड तक खिंच जाता है, आते खत्म होते सारी सीट्स फिल होती हैं, 7-8 राउंड तक खिंच जाता है। तुम्हारा भी मेन एम तो एम्स ही था कि मतलब एम्स मिल जाए? यानी मेरा यही था मेन कि हाँ एम्स, यानी ऑब्वियसली नीट अब दे रहे हो तो भाई ऐसा लगता है कि एम्स मिल जाए तो क्या बड़ी अच्छी बात है, बट हाँ ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए मार्क्स। मतलब मेरे को नीट का ऐसे कुछ आइडिया नहीं है, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं IIT, सेकंड ऑप्शन NIT, फिर थर्ड ऑप्शन आता है प्राइवेट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। तो जैसे कि एम्स होता है टॉप पे, तो और अगर एम्स नहीं मिल रहा है तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या होता है अपना? सबसे पहले तो एम्स थे। हाँ, अगर एम्स नहीं मिलता तो लोगों का रहता है गवर्नमेंट कॉलेज, कोई नहीं गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि अगर आप मेडिकल कर रहे हो आपको क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा। अब पेशेंट्स कहाँ आते हैं ज़्यादातर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि सस्ता है। तो अब आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको क्या चाहिए भाई? पेशेंट्स ही चाहिए। पेशेंट्स में प्रैक्टिस चाहिए कि भाई अच्छा आपको केसेस देखने की, अच्छा ऐसे केसेस आते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे केसेस वगैरह मिल जाएंगे, पढ़ाई भी अच्छी होती है। गवर्नमेंट कॉलेज अभी जो है काम वाम बने भी अच्छा, काफ़ी बन भी रहे। तो सेकेंड इज एम्स नहीं मिल रहा गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी। तो फीस वगैरह एम्स से कंपेरिजन में कितनी कम, यानी एम्स की बहुत कम है, बट हाँ गवर्नमेंट कॉलेज की ज़्यादा रहती है, थोड़ी ज़्यादा रहती है। प्राइवेट से तो कम ही रहती है। प्राइवेट से बहुत कम रहती है। यानी वन ऑफ द रीज़न मेरे को प्राइवेट मिल गया था, यानी मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया, तो पहली बार अटेम्प्ट में तो मैच तक तो OMR इसलिए मेरे को नहीं मिला। सेकेंड टाइम में जब मैं किया तो 5 नंबर से मेरा वो रह गया था, गवर्नमेंट कॉलेज रह गया था। 540 गया था MP का कट ऑफ उस ईयर में 2021। हाँ 2021, और मेरा आया था 535, तो 5 मार्क्स से रह गया था। तो ठीक है प्राइवेट मिल रहा था, लेकिन वही है प्राइवेट का इतना स्ट्रिक्ट होता है क्या? मतलब 1-2 मार्क्स भी हो तो वो कॉलेज, यानी 5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन इनकरेक्ट, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, यानी +4 और -1 रहता है। तो अगर मेरा एक क्वेश्चन से होता तो मेरे को 5 नंबर होता। हाँ, तो उसका -1 भी हुआ साथ में, तो 5 मार्क्स, वो 5 होता है, 5 का हो जाता है।
तो अगर भाई एक क्वेश्चन अगर वो जो गलत हुआ वो सही होता तो 540 वगैरह मिल जाता, बट भाई यार ठीक है, हार्ड लक। तो प्राइवेट मिल रहा था, लेकिन वही है 45-50 lakhs देना बहुत बड़ा अमाउंट है यार। बहुत बड़ा अमाउंट है मिडिल क्लास के लिए। तो और फिर मेरे को इधर मिल गया था, मेरे को यानी इधर मेरी जो रैंक आई थी वो शायद 2000 समथिंग आई थी, तो इधर मिल गया था आसानी से। और ये तो प्रेफरेंस भी फर्स्ट ही दी तो हाँ, तो 2-3 राउंड में मिल गया था मेरे को, शायद 3rd राउंड में मिला था। पहले राउंड में और दूसरे राउंड में कोई दूसरे कॉलेज मिले थे आईसर में? नहीं, मेरे को फर्स्ट 2 राउंड में कुछ नहीं मिला था। अच्छा, ऐसा भी होता है? सेकंड राउंड में मेरे को बहरामपुर मिला। अच्छा। फिर बट मैंने लॉक नहीं किया था कि इम्प्रूवमेंट के लिए वो कर लिया था कि नेक्स्ट राउंड के लिए दे दिया। नहीं, ये चीज़ का मुझे आइडिया नहीं कि मतलब राउंड खाली चला जाए, क्योंकि मैं जब NIT की मैंने काउंसलिंग का अलग से पोर्टल होता है, IIT का अलग होता है, NIT का अलग होता है। तो NIT में क्या सिस्टम होता था कि भाई आपको पहले राउंड में कोई ना कोई कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, इधर ऐसा नहीं है। अगर नहीं, इधर ऐसा है कि अगर आपकी रैंक कम है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ ही यानी IIT का कह रहा हूँ मैं, आईसर का कह रहा हूँ। मतलब MT तब जाता है जब आपने 2-3 कॉलेज ही भरे हैं और वो दोनों ही टॉप के हैं, जैसे IIT बॉम्बे। नहीं, मैं आईसर का ही बता रहा हूँ ना, टोटल 7 ही कॉलेज है। हाँ, तब इतने लोगों ने दिया, हज़ारों बच्चों ने, लाखों ने, जितने भी देते हैं, पता नहीं नंबर इनको पता नहीं कितने दिए इस बार। तो जितने ने भी दिया 7 ही कॉलेज है, 7 कॉलेज में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जाते हैं ऐसे, जैसे पहले शायद 1 या 2 राउंड में मेरे को कुछ नहीं मिला था, तीसरे एक राउंड में शायद मेरे को, दूसरे या तीसरे राउंड में बहरामपुर मिला था, उसके नेक्स्ट राउंड में भोपाल। तो भोपाल मिलते लॉक कर दिया होगा तुमने? वो ऑटो लॉक हुआ ना। ऑटो लॉक, क्योंकि पहला फर्स्ट प्रेफरेंस था, उसके बाद कुछ उससे है तुम्हें ऊपर क्या चाहिए, तुम्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई ना, हाँ। बस वो ऑटो लॉक हो गया। अभी ठीक है, यानी अभी मेरे को आई फील कि भाई जहाँ हो ऐसा कुछ वो नहीं है, जहाँ हो वहाँ सही करो। सही अगर बात फील्ड है। अच्छी है अपने में, भाई है मेरे काफ़ी दोस्त, मोस्टली सब जो थे हम लोग साथ ही में कोचिंग जाते थे, मोस्टली दोस्त MBBS में है, 2-3 है, एक लॉयर के लिए चला गया, LLB कर रहा है वो दिल्ली में है, एक आध जो है वो एग्रीकल्चर में चले गए, और एक आध जो है वो अलग उनका यानी बिजनेस खोल लिया। बाकी मोस्टली सब भाई कहाँ पे दिया रोहन? हाँ भाई, क्या मतलब ऐसा कुछ रिग्रेट तो नहीं लगता ना अभी कि यार कि वो वाला आईसर मिल जाता मुझको, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कभी नहीं लगता कि भाई वो मिल जाता है। अच्छा है कॉलेज, अच्छा है, नहीं एकदम ऑनेस्टली बताऊँ तो पहले आए थे, पहले नहीं, अब पहले तो अच्छा ही लगता है, सबको अपना कॉलेज अच्छा लगता है। फिर जब टाइम हो जाता है फिर लगता है क्या कॉलेज है। फिर ये आया टाइम आया, हम पे भी आया, जब सेकेंड ईयर आया, क्या है यार कुछ भी तो नहीं, बकवास कॉलेज है ना, प्लेसमेंट ऐसे। अब सेम पता चलता है। सेम जब मैं IIT में था ना, पहला साल ऐसा लगा भाई यहाँ भाई IIT चौड़ में है एकदम कि भाई बड़ी जगह आ गए, एकदम तो बन गए नहीं है, लेकिन मतलब लोकेशन देखने मिल रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, और भाई इतना बड़ा कैंपस है, सबको बता रहे कि हाँ भाई इतना बड़ा कैंपस है, ऐसा है, सुंदर है, ये है वो है, एम्यूनिटीज़ बता रही है, लेकिन फिर रियलिटी हमें मालूम है। रियलिटी पता चलती है थोड़े हाँ। टाइम बाद कि भाई अच्छा है, इधर कुछ होता नहीं है। बट फिर क्या है, यानी हमें अंदर से जब तक इधर ही रहा मैं, इंटर्नशिप वगैरह भी नहीं, तब तो क्या है, बेकार है कॉलेज में। बट फिर इंटर्नशिप करने गए, दिल्ली गया, फिर अभी इस बार ही मैं गया। इंटर्नशिप वाले कॉलेज वाले ही भेजती हैं, आप उनको खुद ढूंढनी पड़ती है? खुद, यानी ये लोग छुट्टी देते हैं आपको 1-2 महीने दिए हैं, अब आप कहीं से भी कर लो। हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं, अप्लाई करो आप, ये लोग दे हेल्प यू कि आपको कुछ LOR वगैरह चाहिए, नहीं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए, या कुछ साइन वगैरह चाहिए, तो जो भी है प्रोसेसेस में दे हेल्प यू, बट यू हैव टू लुक फॉर द इंटर्नशिप पर्सन, यू हैव टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप पर्सन। कुछ लोग इधर भी करते ऐसा कोई हैं, बच्चा तो नहीं रह जाता कि भाई उसको कहीं मिली नहीं बेचारे को? अरे कुछ लोग यानी ऐसा कोई नहीं रहता कि मिली नहीं, जिसको चाहिए होती है उसको मिल जाती है। देयर आर सो मेनी प्लेसेस इंटर्नशिप करने के लिए, सबको मिल जाती है, ट्राई करना पड़ता है। कुछ लोग ट्राई नहीं, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हाथ नहीं मिल जाए तो वो नहीं है, थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेगा। और कुछ लोग होते हैं कि हमें करनी नहीं है, तो लोग घर बैठे, उनकी बढ़िया छुट्टी है, तो वैसे कुछ कंपलसरी नहीं होती इंटर्नशिप? कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर वो है, एनकरेज करते हैं कि आप करो, बट आपको नहीं करनी तो दे विल नॉट से एनीथिंग। और कुछ फोर्सफुली नहीं कोई है? फोर्सफुल नहीं है कि जैसे काफ़ी सारे कॉलेज में रहता है ऐसा, प्राइवेट कॉलेज में मिल गया, SRM हो गया, और BIT वगैरह हो गया, वो लोग इंटर्नशिप करने के लिए आपको पीरियड यानी टाइम पीरियड देते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना उन्हें देते हैं, और फिर लेकिन दे विल ग्रेड यू कि भाई अगर तुम जाओ इंटर्नशिप करके आओ, तुम रिपोर्ट सबमिट करो एंड यू हैव ग्रेड्स फॉर इट, तो बच्चा करेगा, तो बच्चा करना है, लालच लालच में कंपलसरी है कि भाई ग्रेड है तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें भाई जो भी है फेल करते हो जो भी होगा उनका, तो उन्हें प्राइवेट में थोड़ा फोर्स रहता है, लेकिन हाँ। गवर्नमेंट में तो इधर ऐसा है कि भाई तुम्हें करनी है करो, नहीं करनी मत करो, हम तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं। इधर हमें समर में मिलती है 3 मंथ्स की ब्रेक मिलता है इंटर्नशिप के लिए, विंटर में मिलता है 1 महीने। यार जैसे कि अगर मैं देखूँ, लोग दूसरे कॉलेज से इंटर्नशिप करने यहाँ पे भी आते हैं, हाँ, तो यहाँ का बच्चा यहीं पे इंटर्नशिप नहीं कर सकता? करता है करता है?
हाँ वही मैं पूछ रहा था कि अगर जिसको मैं यही भाई- बोल रहा था, यहाँ के काफ़ी लोग हैं ना यहाँ पे भी इंटर्नशिप करते हैं। और फिर यही चीज़ अगले मैं यही बता रहा था कि ऐसा ना काफ़ी लोग अभी एक पॉइंट आता है सेकंड ईयर में जब आते हैं तब एक पॉइंट आता है, हम भी तो उस पॉइंट पर स्टेज पे हम भी थे, तब ऐसा लगता है कि ये क्या बेकार जगह है क्या है। लेकिन फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर वगैरह से इंटरेक्शन बढ़ता है और यानी जैसे अपने करियर को लेके जब अपन सीरियस से हो जाते हाँ हैं। जब अपन प्रोफेसर वगैरह से मेन है कि भाई प्रोफेसर से इंटरेक्शन बहुत लोग नहीं करना चाहिए, सीनियर से इंटरेक्शन प्रोफेसर से इंटरेक्शन करना चाहिए, नहीं करते आजकल के बच्चे ये थोड़े से जो नए जेंजी आई है भाई वो थोड़ी सी थोड़े हैं जो वो- एकदम ही लेटेस्ट जेंजी है ना वो थोड़े अकड़ में से है कि हमको हाँ पूछे भाई हम क्यों पूछे यार, बल्कि पूछना चाहिए, तुम्हारी ही मदद होगी। यानी आई फील बैड फॉर देम कि भाई उन्हें टाइम आने पे कुछ पता नहीं होता, हाँ फिर आते हैं, फिर जब टाइम आता है तब खुद आते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है जब भाई। देर हो चुकी होती है। तो वही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते वो लोग, तो थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहिए। यानी ठीक है लोगों को डर लगता है कि फिर रैगिंग हो जाएगी, इधर वैसे भी इतना कुछ सीन नहीं है ना यहाँ पे मैंने देखा कुछ सीन नहीं है रैगिंग का, तो यानी इधर रैगिंग वैगिंग ऐसा नहीं, मेडिकल कॉलेज में लोग सुनते हैं मारपीट हो रही है, सब इधर कुछ नहीं होता। भाई ठीक है MBBS फन करते हैं, हाँ ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भाई बिल्कुल नहीं है, फन करते हैं आराम से, वो भी जो कंफर्टेबल हो उसके साथ। भाई पहले पूछ लेते हैं भाई तो कंफर्टेबल है, हाँ तेरे को दिक्कत है तो मालूम चला कल को तो कंप्लेंट करते हैं हाँ, भाई। इतना सेंसिटिव बंदे को छेड़ते नहीं है। हाँ फिर सेंड भाई तुम जाओ, तुम्हें नहीं है तो नहीं तुम जाओ। हाँ और भाई सीधी सी बात है, जो बंदा सही है अगर हमारे साथ सीनियर कोई भी हो, अपन दोस्त भी हो, दोस्त के साथ भी करते हैं अपन भाई भाई थोड़ी बहुत छेड़ा मस्ती सबके साथ भाई चलती मस्ती है। तो होगी ना थोड़ी, हाँ। लेकिन अरे भाई आजकल के बच्चे थोड़े कुछ क्या बोल नहीं बोले? सकते अपन, क्या ही बोले भाई यार। क्या बोल सकते हैं है जो है। तो थोड़ा वही है, फिर जैसे जैसे थोड़ा ऊपर स्टेज पे होना तब ऐसा रियलाइजेशन होता है, जैसे JRF की बात कर रहे हैं तो एक अभी IPHD यानी मास्टर्स अभी उसका सेकेंड ईयर है, एक बंदा है उसका AIR 80 आया था, AIR 80 आया था। किसमें JRF में? जो JRF होता है उसका मास्टर्स के लिए जो पेपर होता है, मेरे को जितना याद है क्योंकि मेरे को देना नहीं है तो मेरे को इसका इतना पता नहीं है, शायद JRF ही होता है, ऐसा ही कुछ होता है उसका नाम पेपर का, एक बार देखना। लेकिन JRF भी CSIR ही कंडक्ट कर पाता है शायद। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मास्टर्स मेरे को पेपर दे के करना नहीं है, इसलिए मेरे को इतना आइडिया नहीं है इस बारे में। तो मैंने यानी ऐसे उनसे पूछा था, तो जितना आई रिमेंबर उन्हें शायद JRF ही उस पेपर का नाम, तो वो जो है उन्हें देखे वो इधर आए, ये मेरे को यानी तब थोड़ा पहली बार जो मेरे को रियलाइजेशन हुआ, यानी प्रोफेसर से बातचीत करके अच्छा लगता है वो ठीक है, लेकिन वो तो करेंगे कि भाई वो हैं वो करेंगे, वो अलग बात है, वो रियलिटी भी बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बुरा भी है इस बारे में, वो भी बताते हैं। लेकिन पहली बार मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि भाई ऑल इंडिया रैंक 80 है, उसको क्या नहीं मिल रहा होगा, भाई इसको तो बहुत कुछ मिल सकता इसको था इंडिया में सब मिल रहा था, भाई। लेकिन उसको रिसर्च करने को IIT बॉम्बे भी जा सकता था मेरे ख्याल कहीं से। भी जा सकता था। हाँ लेकिन उसने पूरे इंडिया में से ये जगह को चूज़ किया आने के लिए, जो हम सोचते हैं कि बहुत बेकार है, हाँ उसने कुछ सोच के किया होगा। हाँ, दो बातें हो सकती हैं, या फिर उसने बहुत ज़्यादा सोचा होगा और अपने लिए एक परफेक्ट फील्ड चूज़ करी होगी, या तो वो चूतिया होगा। हाँ दो चीज़ हो ये सकती दो हैं। चीज़ें हैं, हाँ, और मैंने कंक्लूजन निकाला कि चूतिया नहीं था, नहीं था। क्योंकि वो हमारे साथ ही पढ़ता है, अच्छा वो अच्छा है, मैंने बातचीत भी करी उससे, अच्छा इंसान है, ठीक है थोड़ा पढ़ाकू टाइप है, ऑब्वियसली यार 80 आई है पढ़ाकू की आई है हाँ। इसलिए। तो उससे बात करें कि उसने सोच समझ के लिया डिसीजन। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था मालूम है तुम्हें? उसका ये था कि भाई उसका फिक्स है कि भाई उसे बायो में रिसर्च करनी है, इस फील्ड में करनी है, इधर उसने प्रोफेसर देखे, इधर उसने लैब वर्क देखा, इधर उसने एनवायरनमेंट देखा, सब अच्छा है। अच्छा उसने पहले विजिट किया था क्या? मतलब विजिट पता नहीं उसने किया था नहीं, बट उसने पूछा था लोगों से कि भाई क्या है, और उसने नेट पे मतलब जो चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ वहाँ अवेलेबल है कि नहीं हाँ, है? deliver मतलब कर वो रहे अपने हैं। यार डिसीजन को लेके काफ़ी सॉलिड था कि क्या करना है क्या उसको। करना है और इधर आना है। तो ये सब चीज़ें देख के ये ना इतनी क्लैरिटी लाइफ में तो मुझे अभी तक नहीं आई है। क्या यानी हमारा तो ऐसा भाई गोविंदा फ्लो जो चल रहा है वो चल रहा हाँ। है, बट ठीक है वो यानी तब मेरे को पहले रेट हुआ कि भाई इतना अगर कोई सोच के इधर आया है तो जितना हम बुरा सोच रहे हैं उतना बुरा शायद है नहीं है नहीं है कॉलेज। फिर दूसरी बार जो रियलाइजेशन आया इंटर्नशिप के लिए, जब पहले इंटर्नशिप किया तब ठीक है इतना कुछ बाहर के बाकी लोगों से नहीं इंट्रैक्शन। इस बार जब मैं इंटर्नशिप करने गया था, अभी मैं गया था भुवनेश्वर, अभी अपनी जब बात हुई थी तो मैं भुवनेश्वर से IIT भुवनेश्वर ILS भुवनेश्वर, ILS इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर। तो उधर मैं जिस लैब में था तो यानी मैंने ऑटोइम्यून डिसीज वगैरह पे काम किया था, तो उधर और भी लोग आए थे। दूसरा मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा कहाँ से आए थे, अरे ले दो कुछ यार। प्राइवेट कॉलेज से आए थे। अच्छा तो यानी ऐसा नहीं कि बेकार कॉलेज थे, रिनाउंड कॉलेजेस। अच्छा ये बिट्स विट्स देगा? बिट्स नहीं था, बट यानी बिट्स थोड़ा टेक्नोलॉजी साइड का हो गया ना, हाँ। यानी बायो साइड के अच्छे कॉलेज से आए थे,
यानी लोग इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इन कॉलेज को, बहुत अच्छे। कौन से इलाके थे ये कॉलेज? प्लेस का नाम ले जान के ही मानोगे क्या? स्टेट बता दो यार। बता ही देता है यार। एक दोनों महंगे कॉलेज हैं। हाँ, दोनों ही महंगे और दोनों की रेपुटेशन बहुत अच्छी, रैंकिंग अच्छी, सब अच्छा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई वो लोग एकदम बेकार थे या कुछ थे, बट उनसे बात करके और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग अच्छे थे, दे आर टॉपर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बैचेस, उनको नॉलेज भी बहुत थी, मैं मना नहीं कर रहा, दे वर गुड। बट मेरे को समझ आया उनसे इंटरेक्शन करके, उनको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज थी, प्रैक्टिकल ज़ीरो था। प्रैक्टिकल में नहीं, दे वर लाइक, यानी उनको बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं आती थी, जो चीज़ें मैंने एकदम फर्स्ट ईयर में ही सीख ली थी घर, तो भाई वो चीज़ उनको अभी तक नहीं आती। वो चीज़ उनको, वो लोग मास्टर्स का यानी उनका चालू होने वाला था, मास्टर्स ख़त्म हो गया था एक दूसरे का, वो लोग अभी तक उनको नहीं आती थी। से उनको उतना आता था जितना कॉपी में लिखा हुआ था। हाँ, उनको और वो रियल लाइफ से काफ़ी नहीं अलग वो था। मेरे को नहीं पता था, यानी जितना मेरे को उनने बताया कि हाँ भाई वो लोग हैं अच्छा कर रहे हैं, तो उनको थ्योरेटिकल नॉलेज होगी। मतलब तुम लोग साथ में एक आध महीना 2 महीना तो रहे? एक आध महीना रहे तो थे, देवर, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत अच्छे लोग थे, नेचर भी बहुत अच्छे, सब अच्छा था, बट मेरे को यानी तब मेरे को डिफरेंस समझ आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। अरे तुम तो सच बताओ, मैं कॉलेज का नाम क्रॉप कर दूंगा, तुम तो बताओ, थोड़ा खुल के बताओ। बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ कि मेरे को नहीं सही में तब समझ आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन आईसर एंड अदर कॉलेजेस जो तुम्हें बीएससी और ये सब डिग्री दे रहे हैं। यहाँ पे अपन को प्रैक्टिकल नॉलेज भी तगड़ा मिलेगा ना अगर इधर प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना है, मैं लेजेंड बता रहा हूँ, इधर प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना है कि जब कम, अब भाई सीधी सी बात है, तुम कब किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर पाओगे जब तुम किसी से कंपेयर कर पाओगे। हाँ। अब मेरे को उधर कंपेयर करने के लिए चीज़ें मिली, लोग मिले कि हाँ ये कंपेयर मैं इनसे कर पा रहा हूँ अपने आप को, मतलब मैं इनसे अच्छा ही दिख रहा हूँ मतलब। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आई फाउंड कि भाई मैं सही जगह हूँ। मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज, भाई तुम्हें अगर यानी जेन्युइनली मैं किसी को भी अगर सजेस्ट करूँ, मैं सबको ये बोलता हूँ, कोई मुझसे पूछता भी है तो भाई ठीक है, तुम्हें पढ़ाई साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, रिसर्च करना सब ठीक है, और मैंने जितने प्रोफेसर वगैरह से बात की, उन्होंने भी मेरे को ये बोला ठीक है, पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी पढ़ना इज़ इंपॉर्टेंट, बेसिक्स सब पता होना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। अगर वो तुम नहीं आती, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, अगर तुम भाई बस पढ़ रहे हो, तुम किताबी कीड़ा हो, तो इट डजंट मेक सेंस। मैंने देखा है इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि मैंने देखा है कि यार अगर तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज ज़ीरो भी है ना, और अगर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत फाड़ है, तो वो बंदा अच्छा कर जाएगा। लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल ज़ीरो हो गई ना, तो वो मतलब एक तरीके से बहुत मैटर करता है। अब अपन कोई भी ऐसे नॉर्मल सा देखें सिनेरियो, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ, कहीं भी कोई भी जाता है इंटरव्यू देने, यार जितना मैंने लोगों से सुना है और जितना मेरे को पता है, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट थ्योरी एंड व्हाट। हाँ, इंटरव्यू में तो थ्योरी साइड में मैटर करती भी नहीं है। यानी मैंने प्रोफेसर वगैरह सब, मैंने तो कभी अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने प्रोफेसर से बात करी है, मैंने पीएचडी वाले स्टूडेंट से बात करी जो लोग इंटरव्यू दे रखे हैं, उनने सबने ही बोला भाई वो लोग 2-5 मिनट के लिए तुम्हारे साथ बैठेंगे, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ग्रेड्स, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं पड़ता, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव लर्न, कि आपको थ्योरी क्या पता है। हाँ ठीक है, कभी कभी कोई प्रोफेसर ये देख लेंगे कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आपने क्या क्या कोर्सेज लिए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेगा वो, क्योंकि जो अब हमारी फील्ड में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में भी, वो एकदम रिसेंटली तुमने मास्टर्स में थीसिस करनी है, तो उस थीसिस में जो तुमने किया होगा उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे लास्ट, ऐसा नहीं कि दे लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों, वेरी बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एकदम बेसिक, कि भाई अगर वो बेसिक क्यों पूछ रहे हैं, एकदम फंडामेंटल चीज़ क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो हैव टू ट्रबल शूट थिंग्स, एंड इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर यू कैन नॉट ट्रबल शूट थिंग्स। मतलब बेसिक्स तो सही में यार, मतलब जब मैंने भी दिया था ना इंटरव्यू अपने कॉलेज में, तो उन्होंने स्टार्टिंग बेसिक से ही करी थी, वही है कि तुम्हें इतना पता है ना, मोर देन एनफ है, फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके आगे भाई वही है कि अगर तुम्हारे पास बेसिक्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है तो अपन वो लोग आगे भी भाई बात कर सकते हैं ना, बट अगर तुम्हें बेसिक्स ही नहीं पता तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। एक तो उनका इंटरव्यूअर का ही मोटिवेशन डाउन हो जाता है, यार इससे क्या पूछूं, इसको इतना ही नहीं पता। यानी अब मैं एक पीआई हूँ, तो भाई अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो आई एल सी कि हाँ भाई इसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको आगे भाई अपने लैब में सिखा के काम करा सकता हूँ, बट अगर मेरे पास बेसिक्स ही नहीं है, सामने वाले का बेसिक्स ही नहीं है, बोला तू 4 साल पढ़ के आया, तू क्या कर रहा है, देखो इतना ही नहीं पता। 4 साल नहीं भाई, तूने पूरे साल या 6 महीने जितना भी तूने मास्टर्स किया उसमें तूने थीसिस किया, पूरा 6 महीने तू ये काम कर रहा था, तुझे उसमें जो बेसिक्स एक तुमने टेक्निक यूज़ की है, मेरा टेक्निक्स मान लो एक टेक्निक है, लो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेरी बेसिक टेक्निक,
प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन के लिए। तो अगर तुम्हें बस बेसिक टेक्निक में तुम्हें ये नहीं पता कि भाई व्हाट इज़ ब्लॉटिंग, यही नहीं मैं पता, नाम नहीं पता कि ब्लॉटिंग में ब्लॉट क्या है कि भाई, या फिर क्यों यूज़ कर रहे हैं, या क्या HDS करके। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, एकदम मामूली चीज़ें कि भाई ये सब क्यों यूज़ करते हैं, क्या काम है। अगर तुम्हें ये सब नहीं पता तो यू कैन नॉट ट्रबल शूट। रिसर्च इज ऑल अबाउट ट्रबल शूटिंग। मतलब एक तरीके से इससे ये भी पता चलता है ना कि सामने वाले को कितनी जानने की इच्छा है। Exactly. क्योंकि अगर वो क्यूरियस होगा ना इंसान, तो हर एक चीज़ों में आप पूछेगा। ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। यानी आप जब इंटर्नशिप करने जाते हो तो आपके पास एक प्रोटोकॉल है विच यू हैव टू डू, जो सबके पास है। मैं आज आपको दे दूँगा प्रोटोकॉल, लैब में भेज दूँगा, मैं बता दूँगा 4 केमिकल सामने रख दूँगा, इवन यू कैन डू दैट, जबकि कोई नॉलेज नहीं है, एनीबडी कैन डू। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? द डिफरेंस इज़ कि मेरे को पता है कि मैं ये केमिकल क्यों यूज़ कर रहा हूँ और इस अमाउंट में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, या इस टेम्परेचर पे क्यों इसको स्टोर कर रहा हूँ, इसको इंक्यूबेट इतना क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि आई नो कि मैं जो कर रहा हूँ, जो अगर मैं उन सेल्स में डाल रहा हूँ तो मैं क्यों डाल रहा हूँ, उससे क्या रिजल्ट आएगा। या अगर मेरे को कुछ ये डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए तो मेरे को ये केमिकल नहीं डालना है, या मेरे को ये रिएजेंट नहीं डालना, क्योंकि अगर मैं ये रिएजेंट डालूंगा तो वो जो मैं चाहता हूँ वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमेशा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में नहीं हो सकती। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड चीज़ करनी है, ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, आइडियल कंडीशन वाली, यानी एक आइडियल कंडीशन भाई, यानी देयर इज़ अ डिफरेंस। अब हर लैब में एक लैब टेक्नीशियन होता है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ लैब टेक्नीशियन एंड अ पर्सन हू इज़ वर्किंग इन द लैब, जो PhD है या जो भी है, जो अपनी थीसिस कर रहा है। तो वो मेन डिफरेंस इज़ टेक्नीशियन को नहीं पता वो चीज़ क्यों कर रहा है, वो बस एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। और जो वहाँ पे PhD है या जो वहाँ पे काम कर रहा है, रिसर्चर जो सीखना चाहता है, उसको ये पता है कि वो जो चीज़ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और उसको अगर वो चेंज करेगा तो क्या होगा, या नहीं भी पता अगर चेंज करने से क्या होगा, तो एटलीस्ट ही नो कि भाई क्या चीज़ को मैं यूज़ करूँ तो क्या होने वाला है, और मैं ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जो कि उस टेक्नीशियन को नहीं पता। टेक्नीशियन का तो काम ही वही है, प्रोटोकॉल फॉलो करना, तो वो तो कर ही रहा है। तो अगर भाई जो लोग, मेरा ये मानना है कि जो लोग सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो रिसर्च के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो एक वर्क के लिए बने जो कि वो रिपीटेटिव टास्क अपना कर रहे हैं। हाँ, वो लोग रिसर्च के लिए नहीं बने हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कि भाई वो आप चीज़ आप क्यों कर रहे हो, ये पर्टिकुलर स्टेप आप क्यों कर रहे हो, क्यूरियोसिटी तो मेन है ना रिसर्च में, रिसर्च का काम ही वही है। तो फिर यू आर गोना एंड अप एज अ लैब टेक्नीशियन। यानी मैं काफ़ी प्रोफेसर मेरे को ही बोले ये बात कि भाई there should be a difference between you guys and lab technician. You should know why you're doing this stuff. अच्छा, टीचर पे डिपेंड करता है कुछ, या फिर पूरा सेल्फ प्रैक्टिस पे ही है सब कुछ? टीचर पे बहुत डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका टीचर मेंटर अच्छा है, आपका PI अच्छा है, यानी इट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि यानी अभी तक मैंने काफ़ी प्रोफेसर से इंटरेक्शन हो गया मेरा, यानी मैं अभी लैब में भी काम करता हूँ, मैं कोर्सर के साथ भी काम करता हूँ। तो कैसा आपका PI है वो बहुत आपको, यानी अब जैसे जो मेरे जो PI हैं डॉक्टर चंदन साई, इज़ अ वेरी गुड पर्सन, यानी वो इतने अप्रिशिएटिव हैं कि उनने, यानी अभी हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है तो हम सीधे उनको रिपोर्ट करते हैं चीज़ें। भाई ठीक है, इज़ अ बिजी पर्सन, बट वो स्टिल, यानी हम बैचलर सालों तक के लिए भी टाइम निकाल के कि हाँ भाई ये चीज़ तुम सोचोगे अगर तुम ये आगे बढ़ रहे हो इस एक्सपेरिमेंट में, तो एंड यू गेट अ रिज़ल्ट, तो तुम इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं, उन्हें पता नहीं है, उनको पता है, लेकिन वो चाहते पहले हैं हमसे तो पूछते हैं कि भाई तुम सोचो कैसे कर सकते हो, देंगे 15-20 मिनट, हो गया, नहीं हो पा रहा, ही विल टेल अस। वो तो ये वो क्रिटिकल थिंकिंग, और ऐसा नहीं कि वो हमारे प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया भी है, उन्हें पता है कि हाँ भाई हम हमारा कैपेबिलिटी है कि हम ये सब चीज़ सोच सकते हैं, और ये भी है कि उन्होंने हमें पढ़ाई भी है ये चीज़। तो वो एक ना बहुत मैटर करता है कि भाई आपका प्रोफेसर या जो भी है जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, एंड उसका यानी रवैया कैसा है आपके उसमें, कि भाई वो आपको कैसे हेल्प कर रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि हाँ भाई ये कर लो, मैंने ऐसे भी देखे हैं, मतलब छोड़ देते हैं कि ठीक है ये कर लो, हाँ ये कर लो, बाकी अपना अपना देख। इधर नहीं ऐसे, मैंने इधर कोई नहीं देखा, एटलीस्ट हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा। सारे प्रोफेसर्स मतलब एक्सपीरियंस्ड है, पुराने हैं या फिर कुछ न्यू भी हैं? अभी कुछ आए हैं, अभी नए रिक्रूट्स हैं, 2-3 प्रोफेसर्स अभी नए आए हैं, तो वो भी उनका इतना नहीं पता, बट जितने भी अभी मेरा इंटरेक्शन, जितने भी, एवरीबडी इज़ वेरी नाइस है। यानी ठीक है, सबका नेचर अलग अलग रहता है, बट इधर ऐसा कोई नहीं है कि भाई फॉर ग्रांटेड लेके हाँ भाई तुम ये कर लो,
बाहर मैंने ऐसे सुने हैं, मैंने मेरे साथ होते नहीं हुआ होते experience। मैंने करें बट मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस किया कि भाई उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने तो सीधे प्रोटोकॉल पकड़ा, बोल दिया करो, और भाई हमें कोई पूछने के लिए भी नहीं कि हम क्या किससे कर रहे हैं। पूछें, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हमारे जितने भी हैं, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो हमारी ये हैबिट बन गई है कि भाई प्रोटोकॉल हमें दे दिया तो हम लोग पूछते ही हैं कि भैया क्यों और क्या हो रहा है। वो आ गया, हैबिट में आ गया कि भैया क्यों कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमें हो गया, क्योंकि हमारा क्या, हम लोग इधर भी जब प्रैक्टिकल होता है हमारे कोर्स वर्क में, तो वो प्रोटोकॉल दिया उनने, बट वो प्रोटोकॉल थोड़ी पूछना मेरे सामने, वो यही पूछते हैं कि भाई ये क्यों और कैसे। तो हमें अब ये हैबिट डेवलप हो गई है कि भाई अगर हमारे पास सामने का एक प्रोटोकॉल आता है तो वी हैव टू डिकोड इट कि भाई क्यों कर रहे हो। एक ये हमारा हैबिचुअल हो गया, यानी इंटरेस्ट नहीं है किसी को तो नहीं भी पूछता कि भाई क्या करना है। लेकिन अपने हिसाब से देखा जाए तो यार पता होना चाहिए। और यानी भाई तुम्हें अगर रिसर्च में जाना है तो यू शुड नो, यानी थोड़ा तो रखो यार, इतना इंटरेस्ट तो बना के रखो। सही बात है कि तुम्हें यार तुम क्यों कर रहे हो तो पता रहना चाहिए। नहीं पता तो फिर नहीं हो पाएगा, लेजेंड नहीं होगा। तुम PhD नहीं अभी कर लोगे, कुछ टाइम कर लोगे, अगर आगे तुम्हें PhD करनी है तो भाई तुम्हारा इंटरव्यू में तुम कैसे निकलोगे। जैसे प्रोफेसर्स अगर पुराने भी हैं तो उनके कनेक्शंस भी मैटर करते हैं ना। जैसे कि मान लो तुम्हें कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे शायद सोर्स की ज़रूरत पड़े और तुम्हारे प्रोफेसर्स के कनेक्शन अच्छे हैं, तुम्हारे गाइड। यार इस फील्ड में जैसे एक चीज़ मैं LOR पहले भी बोली, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत मैटर करती है वो भी ऐसा मतलब रेपुटेड ही यार नेशनल। हाँ, इट्स अ रेपुटेड इंस्टीट्यूट। यानी काफ़ी लोग, मैंने ऐसा बोला कि एक टाइम पे आगे लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर वो जब धीरे धीरे पता चलता है वापस रिस्पेक्ट आती है कॉलेज की। वो साइनोसॉइडल वेव चल रही है कि पहले हाइप बनी थी, फिर डिमोटिवेट हो गया, कहाँ आ गया यार, अब लग रहा है कि यार लग रहा है कि नहीं सही है। तो वही है कि सही तो है। बाकी सोर्स वगैरह तो ठीक है, मेन वही है कि मेल अब मैं बाहर भी लोग PhD करते हैं ऑब्वियसली, अगर आपका PI है he helps you आउट कि हमें कैसे करना है, विल हेल्प यू कि कैसे गो थ्रू करना है, क्या लिखना है, करेंगे। प्रोफेसर अपना बट मेन इधर जो यानी इस फील्ड में ग्रेड्स इतना मैटर नहीं करते हैं। यानी अब ऐसा भी नहीं कि आप छोड़ दो, ऑब्वियसली वो तो नहीं होगा कि मैं छोड़ ही दूँ। अब रखो 7 साढ़े एवरेज ग्रेड रखो, आपको टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक 7.58 के ऊपर रखो, 7.5 के ऊपर रखो, डिसेंट है। और फोकस करो ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे फर्स्ट, अपना प्रैक्टिकल सही रखो कि भाई आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या और क्यों कर रहे हो। यानी यू शुड कॉन्फिडेंट इतना कि भाई अगर 10 लोग हैं रूम में तो इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई इन सब, भले ये लोग मुझसे थ्योरी में आगे हों, इन लोग का 10 CPI है सबका, 10 CGPA है सबका, वो मेरा साथ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल आई विल कम एंड टॉक, फाड़ दूँगा मैं इनको फाड़ दूँगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, तुम एकदम फुल रहो कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज में एकदम अपना पकड़ बना लो, भले तुम्हारी थ्योरी इतनी हो। वही सही बात है ना, प्रैक्टिस इतनी कर लो ना, मतलब आपको कोई पीछे नहीं कर पाया इसमें, क्योंकि मेन प्रैक्टिकल है। मेन इज़ कि भाई आपको कितना समझ आ रही है चीज़, समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स करो, लैब ज्वाइन करो, एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप के लिए टाइम भी दे रहे हैं अलग से कॉलेज वाले, तो एक्सपीरियंस गेन करो। थर्ड इज़ इंटरेक्शन विद प्रोफेसर्स, क्योंकि दैट विल बिल्ड योर LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और भाई तुम ऐसे किसी से मांगने जाओगे दे देगा, कोई भी प्रोफेसर दे देगा, बट वो जेनरिक होगा। LOR जेनरिक कभी काम का नहीं होता। LOR तब काम का होता है जब आपको प्रोफेसर जानता हो और उसने आपके लिए वो बैठ के LOR लिखे कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा ऐसा है। वो खुद से अपना जो प्रोफेसर लिखेगा ना वो अलग ही जोड़ डालेगा वही कि हाँ भाई मैंने इसके साथ काम किया है, ये इसका अच्छा है या इसका बुरा है, जो भी वॉटएवर, मेरे को भी नहीं पता हो क्या लिखते हैं, क्योंकि वो लोग वो करते हैं कि भाई हम तुम्हें नहीं दिखाई करते क्या लिखा है। अच्छा, मैंने भी, लेकिन आप भेजोगे तो तुम ही, अगर किसी को भेजोगे तो नहीं, वो ऐसा रहता है कि यू कैन, उसमें ना ऑप्शन रहता है कि आप LOR जिससे लेना है उसका मेल ID डाल दो और आप उसको मास्क करो। वो पहले ही बोलते थे कि भाई मास्क वाला ऑप्शन करो, तुम्हें नहीं दिखाना है क्या है। तो जो जेनरिक देता है हाँ। वो तुम्हें बोलेगा कि हाँ भाई या तो बोलेगा ये तुम खुद लिख जो करना लो, करो। बोलेगा तुम खुद लिख लो, हाँ। मैं साइन कर दूँगा। ऐसे भी होते हैं, बोलेंगे खुद लिख लो साइन कर दूँगा, या फिर होता है कि उन्होंने बना के रखा है, उसमें नाम एडिट कर देंगे, ही का शी कर और दे देंगे, दिया। इसका हर कर देंगे, हाँ, X का Z कर देंगे, अब दे देंगे। तो वो कोई काम करना काम का नहीं है। मेन है भाई तुम इंट्रैक्शन करो, अपना रिलेशंस बिल्ड करो, लैब में काम करो। ये सही बात है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क भाई, कसम से। तो जितना भाई मेरा यही है यार, ये फील्ड, कोई भी फील्ड, जितना तुम इंटरेक्ट करोगे ना लोगों से यार, इवन लाइफ में
तुम जितना इंटरेक्ट करोगे लोगों से उतना सही है। उतना है तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हें मालूम चलेगा लोग कहाँ तक सोच सकते हैं, कितना टाइप का सोच सकते हैं, लोग कितने टाइप्स के होते हैं भाई, सब पता चलता है। ये सिर्फ ये यानी अ बुक कैन नॉट टीच एवरीथिंग। सही बात है, सब कुछ नहीं पता, सब कुछ यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। प्रैक्टिकल नॉलेज भाई सही में बहुत ज़रूरी है। खैर मेरा भी बढ़ रहा है, मैं भी बहुत जगह जाता हूँ अभी। नहीं यार, ज़रूरी है गेन करना कि भाई लोगों के एक्सपीरियंसेस गेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया उससे आप गेन कर लिए अपना, और आपने एक्सपीरियंस ले लिया कि भाई ऐसे। अब जैसे बोल रहे हो कि भाई बहुत जगह घूमता हूँ तो आता है भाई, लोग इतना बता रहे हैं तो एक अपना भी एक बढ़ता है कि हाँ भाई ऐसा भी है। तो मुझे लोगों की वैरायटी देखने को भी मिलती है ना, तो वो भाई वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। हाँ, हो सकता है किसी के लिए नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई वो तो डर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि नहीं भाई मत आओ मिलने, भाई मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ ये वो। मैंने कहा यार मतलब इतना रिस्की काम नहीं है, मैं आऊँगा तो मुझे गेट पे जाना लेने, मुझे बस वीडियो बनानी है सिंपल सी, तो मैं बस रिव्यू देना है कॉलेज का। तो कहते हैं अच्छा ठीक है देखते हैं ये वो। उनमें से एक बंदे ने मेरे को नंबर तो दिया था, लेकिन फिर उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है यार मैं भी क्यों किसी को परेशान करूँ, तो मैंने लिंक्डइन पे और सर्च करना चालू किया, पर मुझे तुम मिले। मैंने कहा चलो ठीक है बंदा ठीक लग रहा है। भोपाल गए थे तो मैंने सोचा यार कैंपस में मिले तो ज़्यादा बेटर है। हाँ। क्योंकि आधी बातें जो कैमरे के बाहर हो जाती है ना वो फिर रिपीट नहीं हो पाती। हाँ सही बात है, सही बात है। तो मैंने सोचा पूरा सब कुछ कैमरे पे ही करते हैं, अगर कुछ लगता है कि यार एडिट करना होगा तो वो तो कर ही देंगे हम वैसे भी। वो करना है कॉलेज के नाम पे ऐड करना। मर्जी यार कर लेता हूँ, नहीं किसी कॉलेज को वो करना सही नहीं रहता, इसलिए बोल रहा था। बाकी तो नहीं मैं ये सोचा था ऐसा ना हो कि वो बंदे जिनने तुम्हारे साथ पढ़ा वो देख। हाँ यार भाई वो भी है कि भाई उनने देखा फिर वो बोल रहे कि भाई हमारे बारे में बोले मैं तो तुझे दोस्त मानता था। मैसेज आ रहे उनके भाई क्या चल रहा है सब। वो तो ठीक है कर दूंगा। ठीक है, यानी बट वही है कि पता चलता है कि हाँ भाई अंतर है, यानी बाहर जब निकलो ना कॉलेज तब पता चलता है कि हाँ वर्थ है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ना जिनके नाम की हाइप ज़्यादा होती है ना वो खुद निकलते हैं, मतलब ऐसा मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और जिनका नाम एवरेज है या लो है और जब उनके अंदर जाके अपन देखते हैं तो वो भाई मतलब क्या भाई कि ये इस लेवल पे क्यों है यार, इसको तो वहाँ होना चाहिए। वही अरे ठीक है सब अपने अपने वो है, बट यार यानी एक ये भी मेरे को बहुत चीज़ वो लगती है, यानी मैंने इधर भी काफ़ी लोगों को देखा है जब कोर्स चल रहा होता है सेमेस्टर चल रहा होता है, लोग पता नहीं यानी इतना भी अपन देखते हैं कि भाई इतने कॉलेज वगैरह में लोग इतना प्रेशर लेते हैं, सुसाइड वगैरह ये सब। मेरे को सुसाइड का ना लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया है। वही। फाइनेंशियल कंडीशन अगर कोई मुझे बोले तो मैं भले मान लूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई रीज़न वैलिड नहीं भाई लगता। मेरे को तो डिप्रेशन में नहीं समझ में आता भाई, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंग्जाइटी इशू फला ढिमका। पता है मुझे ये लगता है, ये पता है क्यों होता है लोगों को। एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई उनकी जो अपब्रिंगिंग है ना बचपन से लेके बड़े तक की कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार में हो गई है, तो क्या वो उनको ये नॉर्मल सा प्रेशर भी ना बहुत हाथी जैसा बोझ लग रहा है। यानी यार मेरा ये मानना है कि चिल रहो, हाँ सब होता जाएगा। हाँ। तुम्हें भाई इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तुम नहीं ले है। रहे हो, फालतू का है। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बनाओ होने चाहिए। सिर्फ भाई ये किताबी ज़िंदगी और ये सब कुछ नहीं है। सही बात है। थोड़े होने चाहिए 2-3 दोस्त तुम्हारे जिनके साथ तुम भाई जो भी है तुम वेंट कर पाओ। ऐसा नहीं कि भाई मतलब ही दोस्त कि हाँ भाई ट्रू फ्रेंड्स भाई कुछ भी तुम बोल सको, तुम्हें कुछ वो नहीं है, तुम भाई अखंड बकचोदी भाई बैठे हैं बस। अब लौट ले लो भाई क्या भाई रात भर गेम ही खेले जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, जो भी है कुछ होने चाहिए। बंदा साथ में होना चाहिए भाई कि हाँ भाई तुम्हें जो भी दिक्कत है तुम वेंट आउट हो जाओ। हाँ। और फिर ना जब एक एन्जॉयमेंट होगा लाइफ में तब पहली बात स्ट्रेस आएगा ही नहीं। और दूसरी बात किसी को आ भी रहे ना तो भाई मैं तो उसको ही बोलता हूँ कि यार तुम सोच ज़्यादा रहे हो, थिंकिंग कम करो, अपने दोस्त के पास जाओ ना। भाई वो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं भी है ना, फिर जैसे मैं पहली बात बोली इंटरेक्शन, तुम इंटरेक्शन नहीं करोगे तुम वही है, तुम दोस्त भी तभी बनेंगे जब इंटरेक्शन करोगे। भाई लोग आपस में ही नहीं करते। देन दूसरी चीज़ कि भाई अगर तुम्हें आ भी रहा है भाई तुम वो भी रहो कि भाई तुम्हें ऐसा लगे प्रेशर आ रहा है कुछ आ रहा है, मेरा तो मानना है कि भाई तुम प्रेशर लेके तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे है ना। तुम भाई अब जैसे एग्जांपल लें, कल पेपर है, मैं प्रेशर ले लिया, कल पेपर है, मेरे को कुछ आता नहीं, प्रेशर में पढ़ नहीं पा रहा, तो आउटकम क्या होना है, नंबर नहीं आना है। उससे अच्छा प्रेशर मत लो, जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ लो और जितना हो पाएगा उतना कर लेना। मैं बता रहा हूँ उनसे जो लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं ना, मैं भाई इतना मैं अभी तक वो रखा है, मैं लोगों को भी बहुत समझा रहा हूँ। लोग अब मानते हैं कि लोग कुछ है तो बहुत पढ़ते हैं,
बहुत पढ़ते हैं Extreme level पे, हाँ। एक्सट्रीम। सुबह यानी ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, मैथ्स भी छोड़ देते होंगे पढ़ने के लिए। अरे मैथ्स वैस तो छोड़ो यार, रात में सोएंगे 2-3 बजे, पढ़ रहे हैं 2-3 बजे तक, वो नहीं कर रहे, टाइम पास नहीं कर रहे, 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 5-6 बजे एग्ज़ाम नहीं है कल एग्जाम नॉर्मल डे, हाँ नॉर्मल नॉर्मल डे फॉर देम, रात को 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 6-7 बजे फिर उठ के पढ़ रहे हैं, अबे फिर 9 बजे क्लास जा रहे हैं पढ़ के, फिर क्लास खत्म हुई फिर पढ़ रहे हैं रात तक 2-3 बजे तक। ये उनका डेली रूटीन है, उनका एग्ज़ाम रूटीन नहीं है, दिस इज देयर डेली रूटीन। एग्ज़ाम तो पता नहीं क्या करते हैं। भाई ये तो मतलब मैं जब बीटेक में था ये तो मैं तब करता था जब मतलब एग्जाम का एक दिन वही ना, हम भाई अब फिर उन लोग को और बुरा पता है कब लगता है, उनको और बुरा तब लगता है तब अब हम तो इतना नहीं पढ़ते हैं, सीधी सीधी बात है। तो जब भाई ज़रूरी होता है या थोड़ा होता है कि हाँ भाई पढ़ना है या पेपर वेपर आने वाले हैं तो पढ़ना पहले चालू कर दिया 1-8 हफ्ते पहले, ऐसा है 1-8 रात पहले पढ़ लिया, जो भी है। हल्का पेपर है तो 1-8 रात पहले, भारी है तो 1-8 हफ्ते पहले थोड़ा, क्योंकि इधर एग्जाम्स में क्या ब्रेक नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती हम लोग को। फाइनल एग्जाम भी है तो हमारा एक दिन में 2-2 भी पेपर हो जाते हैं, थोड़ा इधर बेकार है बहुत सिस्टम। अरे ये तो मतलब एग्जाम एक दिन सिस्टम में है, हाँ अरे फाइनल, हाँ फाइनल एग्जाम जो सेमेस्टर एग्जाम जो होता है, हाँ 50% जो वेटेज है वो यानी हमने ऐसा मान लो कि 48 आवर्स में हमने 3 पेपर दे रखे हैं, 3 पेपर्स इन 48 आवर्स। यानी आप ऐसा मानो कि आज शाम को हमारा एक पेपर था, हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक था, हाँ। नेक्स्ट डे यानी शाम क्या दोपहर ही, हाँ। दोपहर को पेपर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेपर, देन दोपहर में फिर पेपर। तो ये लोग मतलब क्या कोऑर्डिनेट नहीं, टीचर्स लोग आपस में जानते नहीं है क्या बच्चे का कौन सा टीचर्स नहीं पेपर? बनाते ना, एकेडमिक ऑफिस बनाता है, हाँ। उनको कोई लेना देना नहीं है, नहीं लेना तो देना time क्या, table भी set उनका वही सब- करते हैं? हाँ, टाइम टेबल भी सेट वही करते हैं, वही। एग्जाम का भी वही सेट करेंगे, शेड्यूल एवरीथिंग दे सेट। मतलब इसमें तो एक दिन पहले पढ़ने का कोई सिस्टम ही खत्म कर दिया उन्होंने पूरा। तो वही है, एक दिन में छुट्टी 2 नहीं। पेपर होना, बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, यही बात वही स्टार्टिंग से ही पढ़ो। इसलिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है 1-8 हफ्ता पहले। यही यानी मैं वही पहले बोला कि भाई ऐसा होता तो हम भी 1-8 दिन पहले ही पढ़ते ना, छुट्टी हो रही होती, लेकिन क्योंकि इधर ऐसा सिस्टम होता है तो थोड़ा पहले से पढ़ना चालू करना पड़ता है। इधर एग्ज़ाम का वो इनका ये मानना है कि अगर हम एग्ज़ाम में छुट्टी दे देंगे तो तुम्हारी जो इंटर्नशिप वाला जो पीरियड है वो हमें शॉर्टन करना पड़ेगा। अच्छा वो कंप्रेस हो जाएगा ना महीना, सही बात है। तो वो हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम तुम्हारे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, अब आदत हो गई है, पूरे 4 साल निकल गए अब तो। सही है, अब अभी ऐसे 4th ईयर आदत- चल ही रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, आज पहला दिन था। तुम्हारा तो मतलब एक तरीके से बैचलर और मास्टर्स मिक्स ही है ना। अभी मेरा बैचलर्स नहीं, हमारा 4+1 है, 4 years of बैचलर्स, 1 year of नेक्स्ट ईयर में 2025 में तुम्हारा मास्टर्स वाला चालू हो जाएगा। तो ये डिग्री सिंगल रहेगी या 2 मिलेंगी? सिंगल ही है, BSMS डिग्री, डुअल डिग्री मिलेगी। डुअल डिग्री मिलेगी। यानी इसका BS पता नहीं कैसा मिलता है, यानी मेरे ख्याल से सिंगल ही मिलेगी, BSMS इंटीग्रेटेड डिग्री मिल जाएगी। हाँ तो मिक्स ही मिलेगी फिर। एक ही डिग्री 2 क्यों देंगे, एक ही देंगे। जो लोग एग्जिट ले लेंगे उनकी अलग बात है, उनको BS की डिग्री जैसे मान लो कि 4th ईयर के बाद तुमको लग रहा है कि नहीं करना नहीं करना है यहाँ तो से, BS की ले तो लो। BS एग्जिट ले लो, BS की ले लो डिग्री, लेते हैं कुछ लोग। मेरे को इतना फ़ायदा नहीं लगता कि 4 साल तुम पढ़ोगे, 2 साल फिर बाहर से मास्टर्स करोगे, वो भी एग्ज़ाम पहले क्रैक करो। और उसमें भी एग्जाम क्रैक करना तुम अच्छी पड़ेगा। जगह हो यार, मैं लोगों को ये समझाता हूँ, तुम बुरी जगह नहीं हो, तुम अच्छी जगह हो, अप्रिशिएट करो। यहाँ से तो मतलब अगर तुमको PhD करनी है तो अब तुम डायरेक्ट कर सकते यानी हो। मतलब PhD नहीं। BSMS के बाद अगर अब PhD करनी है हाँ तो तुम PhD डायरेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी मास्टर्स भी हो चुका है। हाँ, मैं एज मास्टर से निकलूँगा। भाई इंडिया का यही सीन है भाई, एवरीथिंग इज़ टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वही है, फिर वही दौड़ो, नेट का क्लियर करो। इंडिया में एवरीथिंग इज नेट में मेरे ख्याल से अभी शायद पिछले महीने कुछ लफड़ा हुआ था ना, एग्जाम दो बार होता है नेट। तो क्या हुआ, जैसे मान लो कि कल सुबह एग्ज़ाम है नेट का, आज रात को नोटिफिकेशन आ रहा है ऑफिशियल एंट्री का कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, क्योंकि वो जो पेपर था वो लीक हो गया। आउट हो गया, leak हो गया। तो इसलिए वो पोस्टपोन हो गया। मेरे ख्याल से एग्जाम हो गया था उसके बाद आया ये नोटिस। एग्ज़ाम के एक रात पहले आया, अच्छा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एग्ज़ाम था, तो आज रात को आया अच्छा, ऐसा। तो वो अभी तक हुआ नहीं है ना दोबारा जो होना था। हाँ नहीं, क्योंकि मेरे कानों में तो आई थी बात, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ, पहले वो नीट का हुआ, फिर ये हुआ, हाँ नीट का भी तो हुआ था यार, वो कैसे बोल सकता हूँ। फिर ये हुआ। बच्चों को बहुत प्रोटेस्ट किया, शायद अभी भी चल रहा है उसका तो। अरे होगा ना यार, लोग इतना प्रिपेयर करेंगे और फिर ऐसा हो जाएगा तो यार बच्चा मेरे ख्याल से नीट सही में हार्ड है, में जेई एडवांस का तो नहीं पता मुझे, मेंस से तो हार्ड ही मानता हूँ मैं नीट को। मैंने दोनों दिए हैं, नहीं मैं मेंस जो है मैं ऐसी मस्ती में लेके आया था। हाँ। ठीक है, यानी मैं एकदम ऑनेस्ट एकदम रिव्यू देता हूँ इस चीज़ में। मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मैथ्स नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री और Physics। और फिजिक्स ये हाँ। पढ़ा हुआ है ना। तो मैं मेंस इसलिए दिया था कि भाई NTA मेंस कराता है, NTA नीट कराता तो है, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ। तो ये देख के कि चलो मेन ज़्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, तो दे के आते हैं। इसलिए
मैंने उस समय ना उस साल 4 मेंस थे उस टाइम में, यानी एक टाइम था बीच में 2021 ना, हाँ 2020 तब तक या 4 मेंस हो गए थे। 2021 हमारे टाइम पे एक ही होता था साल में, हाँ। 2018-17 में। हाँ तो वो 2020 और 2021 में ऐसे 2 साल में, मैंने याद नहीं मैंने कौन से साल दिया था, तो इन दोनों में से किसी एक साल में 4 थे, तो मैंने उसमें से 2 दिए। 3 में रजिस्टर किया था लेकिन 2 ही दिए थे, एक मैं भूल गया था। अरे भाई। रजिस्टर करते तो भूल गया, अब है नहीं एग्ज़ाम मेरा, भूल गया। तो या मेरा कोई शायद नीट का एग्ज़ाम था, कोई मॉक वॉक था, इसलिए नहीं था। जो कुछ हुआ था मैं नहीं दे पाया था, तो मैंने 2 दिए थे हाँ। उस साल मेंस के। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं ऐसे ही देखा कि भाई कुछ आसान सा हो, प्लस माइनस डिवाइड कुछ मिल रहा है, तो ऐसा तो कुछ वो तो था अपन नहीं। एक उम्मीद लगा लेते, क्या पता एक आध तो बन ही जाए कुछ हो हाँ। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो वो सब मैंने आया। मैथ्स पूरा छोड़ा है। हाँ। मैंने सिर्फ फिजिक्स की, केमिस्ट्री की जितनी बनी उतनी करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद मेरा 86 परसेंटाइल आ गया था, सेकंड में मेरा 90 परसेंटाइल आ गया था, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री। भाई साहब। पर यानी मैं एडवांस के लिए क्वालिफाइड था, मैं दे भी देता एडवांस, लेकिन फिर होता कि भाई लेकिन मैथ्स का भी कुछ था ना उसमें कि वही रहता कि मैथ्स ऐसा अटेम्प्ट करना रहता है। मैंने बोला यानी दे देता। गए थे मेरे कुछ लोग और भी मेरे दोस्त थे, वो हाँ। लोग भी अच्छे कॉलेज में एम्स में, यानी हम लोग थे अच्छे थे, तो हैं 2-3 एम्स में उन लोगों ने भी दिया था और भी लोगों ने दिया था। तो क्या हुआ, एडवांस जो था वो नीट के बाद था। मतलब अब क्या करूँगा यार, जाके होना कुछ है नहीं, मैथ्स मेरे को आती नहीं है, मैथ्स मेरे को वो पढ़नी एक नहीं ऐसे है, सोच एडवांस की पढ़ के भी हिलेगी नहीं तो कोई सेंस बनता नहीं है। सही बात। मतलब कौन था यार, वो अब नहीं जा रहा। मैं गए थे, वो लोग गए थे, वो उस समय गए थे, वो उसमें भी एडवांस भी देने गए थे, तो भाई मैथ्स उनको आती नहीं थी, हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री देके आ गया, लेकिन नीट के आते मैंने नहीं दी थी। बट यही है, मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री किया था, 90 परसेंटाइल ऐसे ही आ गए थे। मैंने उसमें नोटिस किया, मैं मैथ्स पूरी खाली छोड़ के आया हूँ, स्टिल आई गॉट 33 या 35 परसेंटाइल। ये लोग इतना नेगेटिव में गए हुए होंगे, मेरे मैंने ख्याल से 0 पे ना थे आधे 33। बच्चों का ना स्ट्रेस में ही पेपर खराब हो जाता है। एक तो पढ़ते समय स्ट्रेस लेते हैं, उससे प्रिपरेशन खराब अरे होती ये है। सच्चाई है यार, पता है, यानी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद मैं ही हूँ। मेरे से मैंने मेंस निकाल ही लिया, हाँ है ना, बिना मैथ्स के भाई, निकाल लिया। बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते, जबकि वो साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ा, मैंने बिना मैथ्स के निकाल लिया। मैंने हाँ। मैथ्स भी पढ़ी होती तो क्या 95 के आसपास हो सकता है, आ जाते, आ जाते हैं। है ना। फिर चलो ठीक है, निकाल लिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हो जाता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्यों हो गया, क्योंकि मेरे को कोई वो नहीं था, स्ट्रेस नहीं था। मैं तो ऐसे ही मजे के लिए नहीं गए थे कि था, बस दे रहा हूँ, बस दे रहा हूँ, मैं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रहा कि मेरा कोई इसको डिपेंड नहीं करता। फिर मैंने ये भी दिया, आईसर भी दिया। हाँ। मैंने मम्मी को तो बोला मैं नहीं भर रहा, मेरे को नहीं जाना है, तो ऐसे कह रहा पूरा फोकस तो नीट पे ही था। ये बस तो कॉम्प्लीमेंट ये मम्मी ने बोला कि नहीं भर दे, दे देना। मैं चलो ठीक है यार, आप इतना बोल रहे हो तो दे देते हैं। तो भी मैं ऐसे ही गया, मैथ देखी मैंने, मैथ्स हटाओ नहीं बन रही, हटाई पूरी मैथ्स। फिजिक्स कुछ क्वेश्चन, मैंने 15 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट में, शायद 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स से किए, थोड़े टफ आई थी उस समय फिजिक्स मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, नीट वाला हूँ, मैथ्स पढ़ी नहीं है, तो नहीं है, मोस्टली लोगों का ऐसा रहता है। तो फिजिक्स मेरा इतना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं, तो ठीक है, फिजिक्स से 5-7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन किए जो बने। यानी वो भी ये भी जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जो मैंने दिया था, वो भी एकदम ऐसे ही दे के आ रही, हाँ ठीक है। मतलब तुमने 2 पेपर ऐसे ही दिए थे, एक और वो मेंस दोनों का और निकल एक गए। आईसर का, और वो दोनों निकल गए। दोनों निकल गए। और जो मेरे को नीट था मेन, उसमें मैंने पहली बार जब दिया, मैं उसमें OMR में गलती करके आया, वरना मेरा हो जाता भाई सिलेक्शन। यार, ये OMR को होता है क्यों है यार? इस नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। उसमें बहुत मतलब उस गलती, समय- एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा। यही हुआ मेरे साथ। 25 आगे क्वेश्चन चलो। 25 क्वेश्चन सीरीज गई मेरी, 25 क्वेश्चन की सीरीज गई थी मेरी। 25 क्वेश्चन यानी 125 नंबर। मतलब बुरा तो लगता है यार कि वो गलती ने मतलब छीन हाँ। लिया, मौका छीन लिया। सही, आई वॉज गेटिंग 623। अगर गलती नहीं मेरे को होती तो। MP का, हाँ अगर गलती नहीं होती, मेरे को MP यानी GMC भोपाल मिल रहा था। भाई क्या कॉलेज है यार वो। मेरे को GMC भोपाल मिल रहा था। Reputation भी तगड़ी है, सब कुछ है। मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्त ही हैं, हम लोग के क्या आस सब दोस्त लोग हैं, साथ में पढ़ते थे, और सबके इतनी ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर आते। कुछ थे 3-4 इनके 670-80 आते थे, वो लोग एम्स में। हम लोग के सबके 620-630 ऐसे नंबर आते थे। दिया, इतने बन रहे थे, पता चला कि भाई साहब तो वो कर दिया है, OMR गलत भर दी है। यानी कॉन्फिडेंस मालूम कैसे मालूम चला कि OMR गलत हो गया? आप OMR क्या वो देख सकते हो, अपना OMR निकलवा सकते हो। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ। नहीं मुझे नहीं मालूम। तो वो पता चला कि भाई जो OMR गलत भरी है यार, अब क्या बोलूँ। तो नहीं यार, पता है OMR मेरे हिसाब से पर्सनली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का पूरा फोकस क्वेश्चन पे होता है कि यार इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या यार करना है। मैंने भी गलती करी। मैं क्या पहले यानी हम लोग को कोचिंग में भी प्रैक्टिस कराया था कि भाई साथ में भरते जाओ। मेरा पता नहीं क्या, मैंने बोला यार मन नहीं कर रहा भरने का, आखिरी मारूंगा। ये किस्मत है भाई, ये सही डेस्टिनी बात है। नहीं ये जो तुमने पूरे साल किया वो तुमने उस दिन नहीं किया, हाँ, और तुम्हारा पूरा बिगड़ गया। डेस्टिनी बोलूँगा। destiny है। फिर मैं ये सोच के कि चलो फिर एक और बार दे देते हैं। तो फिर क्या हुआ, नीट के तो 2 बार होता है।
नहीं नहीं, साल में 2 बार नहीं, एक ही बार होता था। मैंने ड्रॉप लिया एक साल कि अच्छा, यार drop इस लिया? हाँ मैंने इसलिए लिया गलत होने के बाद ड्रॉप हाँ, कि इस वजह से मेरा नहीं हुआ, इसलिए ले लेते हैं, इस बार ध्यान दूंगा, इस बार ध्यान दूंगा। तो इस बार क्या हुआ, नीट का पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है, 200 क्वेश्चन है, वैसे 180 आते थे, इस बार 200 है, प्लस पेपर लेंदी आया, हाँ। ठीक है। अब क्या होता है, मैंने IIT जो आईसर का जो टेस्ट है वो इसी साल दिया था, यानी ड्रॉप ईयर में दिया था, उससे पहले नहीं दिया था, उससे पहले मेंस दिया था, उससे पहले मेंस दिया था। तो दिया, चलो ठीक है, किया, पेपर करने बैठे, पेपर लेंदी था, बायो में मैं 40-45 मिनट्स लेता था, ज़्यादा टाइम लगा, तो भाई फिर ज़्यादा लगा, फिर पैनिक होता है, 1 घंटा लग गया, फिर केमिस्ट्री चालू की, उसमें टाइम लग गया, फिजिक्स में बताया कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था नहीं, उसको एंड में ट्राई मैं एंड में ही करता हूँ फिजिक्स को, लेकिन मैं उसके लिए ना रखता था अपने पास 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटा कि भाई आराम से करूँगा। उस दिन मेरे पास 1 घंटा बचा, टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया था, पैनिक हुआ, ठीक है होते हैं भाई, थोड़ा लिया, जो घड़ी देख के जब वो होता है ना कि यार कि ये क्या हो गया, कभी मस्ती की भाई, अभी पूरा सब्जेक्ट बचा, 1 घंटा हाँ। बचा, मैं उसके लिए 1.5 घंटा आधा घंटा पीछे चल रहा हूँ। फिर मेरा तो सेट यानी अलग अलग सेट्स होते हैं और उसमें शफलिंग होती है, क्वेश्चन सेम रहते हैं और शफल रहते हैं। तो मेरा जो सेट जो आया था मेरे पास, स्टार्ट किया मैंने, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन टफ, मेरी और एकदम वो कॉन्फिडेंस थोड़ा फिर गिरना स्टार्ट कर भाई, फिर वो होता है कि भाई क्या हो रहा है, वैसे टाइम कम है, क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है, मुझसे नहीं बन रहा है, किसी से नहीं बन रहा है, मतलब खुद को मोटिवेट किया, भाई खुद को मोटिवेट, मुझसे नहीं बन रहा है, मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, किसी का नहीं बन रहा, किसी का नहीं बन रहा, ये सोच के मैंने चलो ठीक है पीछे से करना चालू करता हूँ। लेकिन वो टाइम प्रेशर कह लो या एग्ज़ाम में जो पैनिक कह लो, जो भी कह लो, मैं तो फिजिक्स से कहूँगा भाई, मैं फिजिक्स से 180 में से मैंने मॉक टेस्ट जितने भी होते थे मैं उसमें भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता था, 100 से 130 के नीचे एक्सपेक्ट करता था, 180 में आउट ऑफ 180, यानी दिस वॉज अ पार स्कोर फॉर मी कि इतना मैं ले आऊँगा, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा आराम से 600 नंबर के आसपास। नीट में भी इतना ही था, कॉन्फिडेंस था कि इतना तो आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिजिक्स में मेरे आए 40 नंबर। मेरे को तो आते थे क्वेश्चन, मैं घर आके जब चेक किया आंसर की, मेरे को आते हुए क्वेश्चन था गलत किए, जो मैंने पहले कर रखे थे वो क्वेश्चन भी गलत, एकदम सिली मिस्टेक्स। भाई क्या कर रहा है, चलो ठीक है, सबके लिए पेपर लेनी था सब लोग, इसलिए उस साल उस पर्टिकुलर ईयर कट ऑफ भी कम गया, 540 इज उस साल कट ऑफ कम था, फिर भी मतलब अपना और कम चला गया, अपना जो है 5 नंबर से रह गया। ये फिर मैंने बोला इधर हो गया, मैं बोला मैं और मेहनत नहीं कर सकता, बस हो गया, इधर आ जाते हैं, जो है मान के जो होना है वो हो गया, मान के इधर आ गए, ठीक है, बट इधर ऐसा नहीं है, मतलब एक्सेप्टेंस थी ना अपन में ना, तो मैं तो बंदा और स्ट्रेस में चला जाता है, यो भाई क्या होगा क्या होगा। ये एक चीज़ है कि भाई यानी मेरे को खुद पे वो रहता है कि स्ट्रेस कभी नहीं लिया। ठीक है, जो हुआ हुआ, यानी ठीक है, इट वॉज अ लर्निंग लेसन फॉर मी, यानी मैं अभी भी उस एक्सपीरियंस को मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन मानता हूँ कि भाई जो भी मैं बताया, मैंने मेंस दिया, मैंने आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, एकदम चिल होके दिया कि मेरे को यहाँ पे जाना भी नहीं, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एकदम तो इससे आसानी से निकल गया। लाइफ लेसन भी बोल सकते हैं ना कि आपको कोई चीज़ स्ट्रेस में नहीं करनी, यानी मैं जैसा आज हूँ, चलिए मैं मानता हूँ कि मेरे को इन चीज़ों ने बनाया, यानी बहुत बड़ा हाथ है इन चीज़ों का कि भाई, यानी मैंने जो मैं अभी आजकल मैं अपने जूनियर्स को भी ये बात बहुत कहता हूँ कि भाई जब अपन 10th क्लास में थे तो अपने पेरेंट्स भी, आसपास के लोग भी, नेबर रिलेटिव सबके बोर्ड्स हैं, अरे हुआ बना के रखा था, दिमाग खराब हो गया, बोर्ड्स है फला ढंग का, अच्छा करो। आज बताओ 10th की मार्कशीट कहाँ आती है भाई, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी है ना, बट 10th की मार्कशीट बस और किसी चीज़ की काम नहीं नहीं। फिर 12th था, बोर्ड्स, 12 बोर्ड्स। आज बताओ 12th की मार्कशीट कहाँ कहीं काम नहीं आ रही भाई, ठीक है। फिर तुम ऐसी एंड में क्या हुआ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उस बेसिस पे तुम आए जहाँ आए, चलो तुम जहाँ भी आने थे आ गए। अब आज मैं अपने प्रोफेसर से ये भी चीज़ पूछता हूँ या अपने PhD वालों से भी पूछता हूँ कि भैया अपने बैचलर्स कर लिया, क्या कुछ है, नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है? बोलते भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी डिग्री को देखते हैं कि बैचलर्स नहीं देखते, कोई बंदा नहीं देखता, इवन मास्टर्स भी जो है वो लोग ये देखते हैं कि भाई तुमने थीसिस किया किस चीज़ पे करी है, और तुम्हें भाई उस जो तुमने किया वो आता है, तुम्हें आता है या नहीं आता जो तुमने किया, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कहाँ से करी है, तुमने क्या करा है, कैसा करा है, बस तुम्हें आना चाहिए, अगर तुम्हें है तो भाई तुम अच्छा। सही बता, मार्क्स और स्कोर कार्ड किसी काम का नहीं है, तुम्हारी नॉलेज ही है जो यहाँ गई है ना, वही एग्जैक्टली। मैं नहीं ये चीज़ ठीक है, मे बी आई लर्न इट अ टफ वे, बट मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, मेरे को शायद थोड़ा टाइम लग गया चीज़ समझने में, लेकिन भाई समझ जाओ तो अच्छी बात है, लोड मत लो,
जितना लोड लोगे उतना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगी सिचुएशन। अपन तो यही चाहेंगे ना यार, अपन ने जो गलती करी आने वाला बच्चा ना करे तो अपन बता देते हैं यार, ऐसा नहीं तुम ऐसा मत करो। मतलब भाई मेरा ये है भाई, मैं तो अभी यही बोलता हूँ कि भाई लोग मुझसे अभी भी लोग ना मेरी बैच वाले आके मुझसे पूछते हैं एकदम एग्ज़ाम होगा कल, मैं एकदम घूम रहा हूँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल। मतलब भाई क्या हो जाएगा लोड लेके, तुम भाई इतना टेंशन में घूम रहे हो, क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और नहीं पढ़ पा रहे, उससे नुकसान ही हो रहा है ना भाई, नुकसान ही हो रहा है तुम्हारा। क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई, स्ट्रेस लेके टेंशन लेके तुम्हारा कुछ होने फायदा नहीं होगा, है, उससे नुकसान नुकसान ही है। मत लो मत लो, इससे जब पढ़ो मत, थोड़ा घूमे आओ यार भाई आराम से चल जाएगा। फिर भी बोलते हैं भाई तू चिल कैसे रहता है, यार कुछ रहना वहना कुछ नहीं है भाई। ये सब वो है कि भाई यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई तुमने जो किया है तुम्हें उतना आता है, और जितना तुमने पढ़ा है भाई वो अच्छे से पढ़ो, इस बात का तो चिल रहना नहीं यार, तो दिमाग का खेल है, आप खुद ही को आप अपने जेल में बंद कर लेते हो कि यार मैं नहीं कर सकता। हाँ कि भाई लोग वो कर लेते हैं, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा यार, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, वो ये आ रहा है, टेंशन हो रही है, मैं पहले कर लेता, इस समय कर लेता, उस समय कर लेता। ठीक है यार, आखिरी दिन तुम बैठे हो करने, हम भी बैठते हैं आखिरी दिन, हमें भी लगता है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं लगता, हमारे दिमाग में नहीं यार पहले कर लेता तो यार अभी तो इतना मजा आ रहा है पढ़ने में, पहले से पढ़ता बढ़िया मजा आता, ऐसा एंड में कर लेता है, हमेशा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फिर भी इजी तो मैंने पढ़ा क्यों नहीं भाई कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, पहले से पढ़ते लेकिन नहीं पढ़ते। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार हर बार होता है लेकिन भाई जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, ठीक है। यानी मेरा तो मानना है भाई जितना तुम काम रहोगे, कंपोज रहोगे, उतना तुम नहीं। ये लाइफ लेसन मुझे भी बहुत मिले हैं, इसलिए मैं पता है लोग मुझे इतना बोलते हैं ना यार तूने IIT छोड़ दिया, मतलब उनके लिए क्योंकि मैंने यहाँ प्राइवेट से बीटेक करी है LN सिटी से भोपाल के। तो भाई जो मेरे दोस्त ना, अभी सबको तो नहीं मालूम है, पता नहीं वो यूट्यूब वीडियो मेरी देखते नहीं है तो उन्हें मालूम नहीं है तो भाई वो तो सारी सी बातें वीडियो वही देखेगा जिसको ज़रूरत है। तो भाई मतलब जिन को पता चला ना, उसको कहते हैं भाई का तो छूट गया क्या भाई, तूने क्या कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, तेरा रिएक्शन देख के मुझे डर लग रहा है कि भाई क्या हो गया। कहता नहीं भाई तूने IIT मतलब भाई लोगों को मिलता नहीं है और तू छोड़ रहा है। मैंने कहा देख भाई मैंने वहाँ गया हूँ और फिर वहाँ से निकल, तो वहाँ जाके दिखा दे इतना भाई, ठीक है ना भाई, मैंने कुछ सोच के ही छोड़ा है भाई सबका अपना अपना रहता है यार। यानी ठीक है जो करो, मेरा तो ये है कि भाई तुम कुछ भी डिसीजन लो भाई, हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि भाई तुमने कुछ सोच समझ के वो डिसीजन लिया था, तुम बाद में ये मत सोचो कि यार नहीं किया होता, क्योंकि उस समय तुम्हें तो सही लगा तुमने वो किया। तो भाई तुम अब क्यों सोच रहे कि यार उस समय नहीं किया होता था, ऐसा होता है, तुमने कुछ सोच समझ के किया था ना। मतलब हैव नो रिग्रेट्स यार, लाइफ में कभी रिग्रेट तो किसी चीज़ का करना ही नहीं, करके कुछ होना नहीं है भाई। मैं लोगों को ये भी कहता हूँ यार तुम पास्ट का सोचते रहते हो कि भाई हमने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, अब क्या होगा अब क्या होगा, फिर तुम फ्यूचर का सोचते रहते हो यार हमने ये नहीं करा इसलिए अब भाई ये कैसे होगा या वो कैसे होगा, ये आगे क्या होगा, बाद में क्या होगा। यार पास्ट को तुम बदल नहीं सकते, फ्यूचर तुमने देखा नहीं है, तो तुम जो बदल नहीं सकते उसके बारे में तुम सोच कर रहे हो। हाँ। और जो तुमने देखा नहीं उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो। भाई प्रेजेंट पे ध्यान दो ना भाई ना, नहीं तुम व्हाई डोंट लिव इन द प्रेजेंट, यही रहो यहाँ पे। बहुत से लोग नहीं समझ पाते, लिव इन द मोमेंट कि भाई जो चल रहा है भाई उस पर फोकस करो, जो होगा वो देखा जाएगा ना आगे। भाई मेरा है कि भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम एकदम वो हो जाओ, तुम पागल है भाई, फ्यूचर में कुछ सोच ही नहीं रहे, बस पागल कुछ भी कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ होना चाहिए गोल कि हाँ भाई हम इस चीज़ की तरफ हम जो कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वी डिज़ायर दिस। बट जरूरी नहीं है कि यू विल गेट व्हाट यू डिज़ायर। नहीं आप ऐसा मतलब कुछ लोग लेके चलते हैं ना, मिलना ही चाहिए। हाँ मिलना ही चाहिए यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई तुम काम कर रहे हो भाई, तो जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट है ना। तुम उस जगह तक कैसे पहुँचे हो वो जर्नी इंपॉर्टेंट है, वो जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमने उसके लिए मेहनत करी वो ज़रूरी है, तुमने उस जर्नी में क्या क्या सीखा वो ज़रूरी है। तुम उस जगह पे पहुँच गए वो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, मतलब जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना मेरे को सही लगता है कि भाई ये तो लाइफ एक्सपीरियंस यार, ये तो बच्चों को जो देख रहे हैं यार, ये तो तुम मतलब ये जो आखिरी की बात है ना भाई, ये तो मतलब तुम लोगों को मतलब तुम्हारे लिए गोल्डन वर्ड्स है भाई। अगर जो प्रिपेयर कर रहे हैं या जो उन्होंने फॉर्म भर दिया है, काउंसलिंग चल रही है, कौन सा महीने में काउंसलिंग चल रही है? इसकी अभी चल रही है यार, 1-2 राउंड हो गए, तो वो अलग अलग क्या अभी कोविड जब से हुआ ना तब से हिल गया पूरा। तो अभी जो है अभी 1-8 महीने पहले ही हुई है। तो इनका ऑनलाइन पोर्टल भी सबका सेपरेट है ना? सबका नहीं एक रहता है, यानी एडमिशन के लिए एक ही पोर्टल रहता है, आईसर के लिए। हाँ IAT करके रहता है जो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, वही उसी से होता है पूरा। जैसे अब जुलाई के आसपास मान लो, अभी इस बार जुलाई के आसपास हुआ है क्योंकि, या जून के आसपास मान लो, क्योंकि अगस्त से सेशन स्टार्ट होता है, तो वो लोग 1-2 महीने में काउंसलिंग ख़त्म करके, अभी तो आए नहीं जैसे बच्चे अभी भी लेट है,
अगस्त तो मेरे ख्याल से अभी चल ही रहा है। हाँ अभी तो अभी जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे क्या हमारे साथ सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। कोविड की वजह से पूरा का डिसरप्ट हो गया था। हाँ। जैसे अभी 21 बैच है, हाँ। हमारा काउंसलिंग वगैरह 21 में हुई है, बट हमारी क्लासेज जो है वो सिर्फ एक ही वीक लगी है दिसंबर में 21 में, वो लॉकडाउन के चक्कर में, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हमारी मेनली जो क्लासेज लगी हैं वो हमारे शॉर्ट सेमेस्टर्स कर करके और 22 बैच यानी तो पहला सेमेस्टर थोड़ा गड़बड़ सा रहा है, दूसरे सेमेस्टर से रेगुलर क्लास। पहला सेमेस्टर तो हमारा घर पे था, ऑनलाइन लगा। ऑनलाइन लगा। दूसरे से फिर हम यहाँ आ गए थे। यहाँ आने के बाद ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अरे कैंपस लाइफ इज़ वेरी गुड है, मस्त है। कैंप बहुत चिल है, यानी देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि मैंने अभी फिर भी नया डायरेक्टर जब से आया थोड़ा बहुत हो गया है रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा स्ट्रिक्ट सा, हाँ थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ गई है। जैसे कि But- क्या क्या स्ट्रिक्टनेस आई है, नहीं वो बता सकते हो? नहीं यार, जैसे अभी मैं जैसे अभी बाहर अपन बात कर रहे थे हम्म। कि एंट्री वगैरह जो है गेट पे हाँ। 12 बजे के बाद आप यानी गेट के बाहर नहीं आ सकते, जो कैंपस का मेन गेट है हाँ 12 पहले बजे नहीं बाहर था। नहीं आ सकते, पहले नहीं था। ये नई चीज़ आई हाँ है। ये नई चीज़ आई है। या आजकल कभी कभी ना केयरटेकर आपको कॉल करेंगे, आप बाहर हो तो, कि भाई आप आए नहीं रात में, अपने एक ना तो उसको बताना पड़ता है कि यार- लीव, एक ना लीव फॉर्म है वो भर के जाना रहता है, एक दिन पहले भरता है। ये भी नई चीज़ नया आया है, पहले भी था लेकिन इतना फॉलो नहीं होता, स्ट्रिक्ट नहीं था, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। अभी कर दिया। हाँ, कि भाई यानी वो तब वो सिर्फ उसके लिए था कि भैया आप अगर एक आध हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हो तो आपको मेस से रिबेट चाहिए, तो आप लीव फॉर्म भर लोगे तो आपको रिबेट मिल जाएगा। कि अच्छा। अब एक हफ्ता आपने खाया नहीं है तो आपका पैसा अगले महीने के एक हफ्ते में एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा। तो वो सबके लिए रहता था, लेकिन ये जब से आया नया डायरेक्टर में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि भाई नहीं आप बाहर गए तो कॉल वॉल आते कि भाई बाहर हो, या ये सब कुछ चीज़ें हैं। लीव फॉर्म भर दोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, और फिर जैसे अभी तक हमारे यहाँ अटेंडेंस वगैरह जो थी 0% थी, 0% अटेंडेंस थी कोई मतलब कंपल्शन नहीं था। कि तुम क्लास आओ नहीं आओ, इट्स टोटली योर चॉइस, ऐसा रहता था। बट जब से आया है 75% नए डायरेक्टर ने 75% अटेंडेंस कंपल्सरी, सारे सब्जेक्ट में हमारे यहाँ मतलब ये दिक्कत वाली बात है। नहीं, दिक्कत वाली है पता है, लेकिन ये चीज़ ना प्रोफेसर्स पे छूट होनी चाहिए। हमारे कॉलेज में क्या था, प्रोफेसर्स के ऊपर था उनको अटेंडेंस लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर कोई प्रोफेसर कह रहा है कि मेरी क्लास में मुझे 90% अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा, तो उसकी क्लास में बच्चे आते थे। और मैं मतलब अलग अलग प्रोफेसर के अंडर में पढ़ते हैं ना, तो जो मेरा गाइड था 0% अटेंडेंस। भाई जिसको पढ़ना है वो आएगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं आएगा, किसी को फोर्स करके नहीं पढ़ा नहीं सकते। भाई एग्जैक्टली। तो भाई तुम्हारे में मतलब ओवरऑल 75% ओवरऑल यानी एवरी कोर्स में आपको 75 मेंटेन करनी है। इधर दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि हमारे 4 महीना छुट्टी है पूरे साल भर में। हमारे सेमेस्टर जो है वो यानी ऑब्वियसली शॉर्ट होते हैं, मतलब ले लेके 3-4 महीने का एक सेमेस्टर होता है। 3-4 महीने का एक सेमेस्टर इंक्लूडिंग एग्ज़ाम्स। हाँ। तो अब यानी मोटा मोटा छुट्टियों को और एग्ज़ाम्स वगैरह को हटा दो तो हम हर कोर्स में जो हम अफोर्ड कर सकते हैं छुट्टी लेना 5 या 6 लीव्स हैं बस। 5 या 6 2 महीने है ना। ओ भाई बारिश हो रही। नहीं मैं समझा नहीं, मतलब जैसे कि यानी जैसे एक वीक में एक कोर्स की 3 क्लासेस लगती हैं, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा करके 4 महीना अगर मान ले 40 क्लासेस, हाँ तो वो उसमें अब छुट्टी वगैरह प्रोफेसर कभी कभी छुट्टी ले लेता है, कभी कभी मिड सेम ब्रेक वगैरह होता है, एक आध हफ्ते का एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, छुट्टी वुट्टी ये सब हटा दो तो रफली 32-33 क्लासेस बचती हैं। तो उसमें भी अगर आपको 75% निकालना है तो आपके पास कुछ 4-5 क्लासेस रह जाती है, यानी 5-6 क्लासेस भी रह जाती हैं जो आप यानी छोड़ सकते हो, जब इसमें आप छुट्टी ले सकते हो। तो यानी एक क्वेश्चन यानी वैसे 7-8 आएगा अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, हाँ। बट टू बी सेफ क्या भाई, क्योंकि कभी कभी क्या अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, हाँ। ये सब झमेला होता है लोग का बहुत, कोई कभी फिंगर नहीं लग रही अपनी, या होता है कि भाई नहीं हो रहा रिकॉर्ड, या किसी दिन नहीं हो पाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं चल रही किसी दिन, ये भी होता है। अच्छा बायोमेट्रिक होती है, अगर अटेंडेंस 75% है अपनी, वो बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो मतलब ब्लॉक पे लगती होगी ना वो तो। एक इट्स क्या बोलते हैं उसको, यानी पोर्टेबल बायोमेट्रिक मशीन है, हाँ। तो वो पूरी क्लास में घूमती है, आपको पंच करना होता है, एंड वो तो ऐसा ही हर पीरियड में तो नहीं आती होगी ना वो तो सारी। जैसे ओह। एवरी कोर्स में हम लोग को अलग अलग हॉल्स में जाना पड़ता है हर कोर्स के लिए, यानी वी स्विच लेक्चर हॉल्स हाँ डिफरेंट कोर्स। मतलब प्रोफेसर वहीं रहता है, बच्चों को इतना चेंज करना रहेगा क्लास में। प्रोफेसर जो है वो आता है अपना काम वाम छोड़ जो कर रहा होता है, जब उसकी क्लास होती है तो आएगा, देन जब वो आता है तो वो बायोमेट्रिक जो मशीन है उसमें वो लॉगिन करेंगे, उनके फिंगरप्रिंट से वो लॉगिन होता है, देन वो क्लास में सर्कुलेट होगा, क्लास भर में जब तो सबका यार हो जाता 15 है। मिनट तो इसी में ही निकल जाते होंगे। नहीं तो पढ़ा रहे ना साथ में,
बच्चा अच्छा मतलब एक तरीके से जो पेपर में अपन अटेंडेंस साइन नहीं करते एग्जाम देने जाते हैं वैसे ही समथिंग। अच्छा क्लास भी चल रही है, क्लास भी चल रही है और attendance अटेंडेंस जो घूम रही है, आपको कुछ करना तो है नहीं, जैसे आपके पास Fingerprint लगाना है बस, बाकी टाइम आप पढ़ो, तो वैसा रहता है। फिर जब हो जाता है तो वो अपना फिंगरप्रिंट वापस लगाएंगे, लॉग आउट हो जाएगी मशीन, फिर किसी का अटेंडेंस लगेगा। तो ये अटेंडेंस का सिस्टम रहता है। ये नया, ये भी नया ही आया है। नहीं, ये नया नहीं है, ये पुराना है, यानी स्टार्टिंग से यही है सिस्टम, बट जब से हम आए हैं। बट ये 75% क्राइटेरिया इज़ न्यू इसमें कि भाई तुम्हें 75% अटेंडेंस कंपलसरी मेंटेन करना। मतलब फिंगरप्रिंट तो पहले भी चल रहा था, फिंगरप्रिंट पहले भी चल रहा था, बट उसमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं थी, नहीं थी। 0% अटेंडेंस थी। ये बहुत भी लोग बात ऐसे थे जो उसे पेपर देते थे और कुछ नहीं करते थे, वो अलग बाकी बात टाइम है। हॉस्टल में रहते थे, वो उनकी मर्जी थी। हाँ, उनकी मर्जी है, वो अलग बात है कि भाई उनके फेल हो गए जो भी है। वो मेन रीज़न जो है 75% का यही है कि जो लोग नहीं आ रहे थे क्लास, दे आर फेलिंग। अच्छा, तो और यानी भाई वो कॉलेज की basically- रेपुटेशन डाउन होती है यार। वही ना कि वो लोग क्लास भी नहीं आ रहे और दे आर नॉट स्कोरिंग ऑल्सो, तो हाँ। वॉट एवर बाहर का इमेज ही बनेगी ना, बच्चों का वहाँ पे मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, फेल हो रहे हैं, प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो फिर भी एडमिशन कम हो Exactly, जाएंगे। exactly. कॉलेज ये चाहता है ना एडमिशन भाई बढ़े या फिर कौन उनको रेपुटेशन, अब भाई अच्छा कॉलेज है, भाई नेशनल लेवल का कॉलेज है, तो उनको रेपुटेशन अपनी बढ़ा दी है। तो वो चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स अच्छे रहें। भाई प्राइवेट कॉलेज अपन जानते हैं कि भाई क्या करते हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज वो लोग नंबर बांटने के लिए भी बैठे रहते हैं बहुत सारे। वो तो फ्री में बांटते हैं, हमें कि भाई- प्राइवेट का भाई मुझे मालूम है। वो लोग बांटने के लिए बैठे रहते हैं। इधर भाई ऐसा है कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ग्रेड्स की भाई जितना फ्री में देंगे ही नहीं। जितना तुमने लिखा है उतना मिल जाएगा। मिलेगा वरना नहीं, इधर तो काटने के लिए बैठे हैं यार लोग। नहीं, मैं लेजर बताऊँ, इधर से मार्क्स काट, नहीं बहुत सारे बोला तुमने प्रोफेसर, गलती करी नहीं, आज ले बैठा गया तो। अरे दे आर गिविंग D ग्रेड्स फालतू में। अरे प्रोफेसर साहब भाई एकदम खतरनाक है। वो ये सोच रहे हैं कि बच्चा और मेहनत करेगा कम ग्रेड्स अरे लेके। भाई ऐसा है कि कितनी भी मेहनत कर लो उनके कोर्स में, अब नहीं ला सकते उस कोर्स में। सी तक पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी पिछले सेम में ही 2 प्रोफेसर हमारे ऐसे थे, यानी देर इज़ 2 टाइप की ग्रेडिंग होती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, आई गेस पता ही होगा। तो दे साइड कि हाँ भाई रिलेटिव ग्रेडिंग करेंगे। रिलेटिव आप ग्रेडिंग क्यों करते हो? क्योंकि आप पेपर टफ बना रहे हो। हाँ बिकॉज जितना एवरेज रहेगा बाकी क्लास को, उस हिसाब से विल ग्रेड। हाँ, तो जिसका हाईएस्ट आएगा उसको, ये तुम्हारे में हाईएस्ट का O ग्रेड है, A ग्रेड? यानी वो तब मिलता है जब आप एक्सेप्शनली एकदम वेल करो। हाँ नहीं, हमारे में टॉपर जो सच के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए उसको वो मिल जाता है, बाकी सब वो BC के बीच में हाँ लाके भाई, जाता है। जो एकदम टॉपर है, एकदम एक्सेप्शन टॉपर में भी नहीं, ऐसा नहीं कि भाई 70 नंबर वाला टॉपर नहीं, टॉपर भी है नहीं 90+ वाला हाँ, टॉपर ऐसा। है, उसको वो दे देंगे, बाकी A रहता है। A से मोस्टली यही मिलता है। रिलेटिव में भी मतलब तुम्हारे रिलेटिव भी होती है या फिर हर प्रोफेसर? रिलेटिव रहती है, यानी प्रोफेसर पे डिपेंड करती है ये चीज़, हर सब्जेक्ट की हर सब्जेक्ट के अलग अलग। तो अब क्या करेंगे, उनको जो भी है उनकी मर्जी होती है, वो एंड में आके अब भाई तुमने पूरे सेमेस्टर पेपर डिफिकल्ट बनाया, ठीक है, 4 पेपर होते हैं पूरे सेमेस्टर में, 2 क्विजेज होती हैं, हाँ। ठीक है, एंड एक मिड सेम एग्ज़ाम होता है एंड एक एंड सेम एग्ज़ाम होता है। तो एंड सेम एग्ज़ाम इज़ द मोस्ट वेटेज, 50% वेटेज, मिड सेम इज़ 30% एंड जो बाकी बचा 10% क्विज वगैरह, तो ये वेटेज रहता है। तो अब भाई तुमने पूरे सेमेस्टर में टफ पेपर बनाया, एंड में आके तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई आई विल ग्रेड यू एब्सोल्यूट। भाई ये तो फिर तो तुम्हारे तो लग गए। भाई लगेंगे ही ना, हाँ। जेन्युइन सी बात है। अगर आप पेपर टफ बना रहे हो तो उसमें नंबर कम आ रहे हैं बच्चों। यानी ऐसे 2 कोर्स हैं पिछले सेमेस्टर में, उसमें तो कोर कोर्स होंगे वो भी? हाँ कोर कोर्स, दोनों कोर कोर्स, वाह। इसमें एक भी बच्चे का नहीं है। वो तो दूर किया था A तक, इसमें तो सवाल फिर प्रोफेसर पे ही खड़ा होगा ना, भाई तुम क्या पढ़ा रहे हो? उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स नहीं व्हाट आई पड़ता। सेड, मैंने इसी चीज़ से स्टार्ट किया तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे मतलब मेरे कॉलेज में भी हैं ऐसे 2 प्रोफेसर जिनमें C से ऊपर किसी का ग्रेड ही नहीं है। मैंने कहा भाई ये पागल वागल है क्या भाई, क्या कर रहा है? क्या मिलता है उनको समझ नहीं आता। बोलते उन लोग जाओ कि भाई उनका पढ़ाना भी अच्छा नहीं अच्छा नहीं है, उनका इतना पढ़ाना भी नहीं गंदा आता पढ़ा रहे भाई। भाई, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। और फिर उनके पास जाओ कि सर ग्रेड गिर जाएगा ये वो, हाँ। लाइक ग्रेड डजंट मैटर। अरे अबे सर साले हमारे में लग रहा है ना तुम्हारे चक्कर में, वही ना। तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता, तुम्हारे लिए नहीं करता, फिर ठीक है भाई क्या बोल सकता हूँ अरे भाई नहीं, ऐसे प्रोफेसर हर कॉलेज में 2-3 तो होंगे ही होंगे यार, क्या ही करें। भाई ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते, जो है वो है। जो है वो है भाई। ये सोच के इंसान भाई थोड़ा चिल हो जाओ। इस चीज़ को आप ये नहीं कर सकते दिन भर सोच के टेंशन में बैठे हो, ठीक है नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा, क्या कर सकते हैं, जो है वो है। अब भाई अब
बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है, घर वाले मानते नहीं है कि भाई इस वजह से बिगड़ रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। भाई मैं तो घर वालों को बोलता हूँ, मैं यार आप बाकी ग्रेड्स देख लो, बाकी ये देख के खुश हो जाओ भाई B+, सब में है भाई, ये 2 में इनकी वजह से भाई बिगड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूँ, उनकी गलती है, अब क्या बोलूँ। ठीक है भैया, तुम्हें एब्सोल्यूट करना है तो तुम स्टार्टिंग से इजी पेपर दो ना, सही बात है। करें, ऐसे नहीं कि एब्सोल्यूट नहीं होती, 1-2 प्रोफेसर हैं जिन्होंने एब्सोल्यूट करी, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से इजी पेपर दिया, तो आए उनके उसमें अच्छा है, एब्सोल्यूट होने के बाद भी अच्छे मार्क्स आते हैं। पेपर उसी हिसाब से सेट करना है ना, क्योंकि उन्हें एब्सोल्यूट ग्रेड करना है। ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं, जो है वो है, यही है कि भाई इधर लोग बैठे नहीं हैं ग्रेड से नहीं। भाई अपने 1.5 घंटे का पॉडकास्ट हो गया ये तो। मेरा पता है एवरेज जो जाता है 40 मिनट तक का जाता है, कहीं भी मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, आज अपना सबसे लंबा गया है। मैं बोल ही रहा था यार, मैं सब बातें करूँगा बहुत लंबी चलेगी। नहीं भाई, मैं तो रोज आके बातें कर सकता हूँ, टेंशन नहीं, बढ़िया है मजा। अपन ना अभी हॉस्टल और मेस कवर कर लेते हैं। अच्छा, तो भाई ये था हमारा पार्ट 1। भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल दूँ तो बच्चा पागल ही हो जाएगा वीडियो की लेंथ देख के भाई। तो भाई हमने ये पार्ट 1 बनाया है, हम पार्ट 2 में हॉस्टल और मेस और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब कवर कर लेंगे। कैंपस टूर भी कवर करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कैंपस टूर को एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो में रखने का। वैसे देखते हैं वो अगर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बना देंगे, नहीं तो उसको इसी में ही हम मर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो भाई थोड़ा अगर लगेगा मेरे को तो इस वीडियो में भी मैं थोड़ी झलक हॉस्टल्स की और बाकी सब चीज़ों की डाल दूंगा। तो जैसे जिस चीज़ की जब बात चल रही होगी वो सीन में बीच में दिखा दूंगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक कैंपस टूर की अलग से सेपरेट वीडियो रहेगी, तो क्या बच्चा थोड़ा देख लेगा कि अंदर से कॉलेज कैसा दिखता है। वैसे है तो बहुत सेक्सी कॉलेज है भाई, मज़ा आ गया था। तो भाई कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है तो भाई वो लाल वाला बटन जो अब काला हो गया भाई उसको आप दबा दो, मुझे सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। उससे क्या मैं और भी बाहर के दूर के टॉप कॉलेजेस को मैं विज़िट कर पाऊँगा। भाई आप लोगों का ही सपोर्ट है। और मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा गूगल फॉर्म डालता हूँ भाई, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में हैं जिसको आप चाहते हो कि भाई आप रिव्यू करना चाहते हो तो भाई आप वो गूगल फॉर्म भर सकते हो। मैं पर्सनली आपको फ़ोन करूँगा, आपको मेल करूँगा, आपको विज़िट करूँगा, आपके साथ भी एक कॉलेज रिव्यू की सीरीज़ चलाऊँगा। तो भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है तो भाई वो फॉर्म भर सकता है, सीधी सी बात है। तो भाई पार्ट 2 अपलोड होने वाला होगा या हो गया होगा, तो आप लोग जाके यार चेक कर लोगे। अगर हो गया होगा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।